नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरे प्यार में का 9वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। कहानी को पूरा समझने के लिए इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मुमताज बानो से सारी सच्चाई जानने के पश्चात लौटते समय डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी और सोनाली त्रिपाठी का मन खट्टा हो गया। आगे जीवन में कौन सी उथल पुथल होने वाली है, सोच करके ही दोनों चिंतित हैं। जीवन की गाड़ी जिस गति से चल रही थी, दोनों को बहुत भा रही थी। हंस इतना अच्छा नर्तक बन गया, तबस्सुम इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रही है। सब कुछ मिला करके जीवन यात्रा दोनों को सुहानी लग रही थी। हाँ, शंख कभी कभी कुछ ऐसी हरकत करता था जिससे दोनों बहुत परेशान हो जाते थे, मगर शंख भी आजकल पहले से बहुत सुधर गया है। पढ़ाई में मन लगा रहा है। आजकल वह हंस से अधिक उलझता भी नहीं है। जीवन जब थोड़ी शांति से चल रही थी तो अचानक फिर एक आंधी आ करके उम्मीद का दिया बुझाने की कोशिश में लग गई है। अब इस आंधी से कैसे निपटा जाए, इस सोच में डॉक्टर दंपति का जीवन एक तरह से ठहर सा गया। मगर समय कब ठहरने वाला है, सोचते सोचते जाने कितने दिन निकल गए कि जा करके तबस्सुम और कुमार भार्गव से हंस के बारे में बात करेंगे। दोनों को ही इच्छा नहीं है इस विषय को लेकर के आगे बात करने की। बात निकलेगी तो पता नहीं कहां जा करके ठहरेगी, सोच करके ही दोनों घबरा रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। हंस ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मयूरी और शंख भी स्कूल जाने लगे। हंस और मयूरी का नृत्य प्रशिक्षण पहले जैसा फिर से शुरू हो गया। तबस्सुम अब पहले से ज्यादा खुश दिखती है, मगर थोड़ा संजीदापन भी आया है। अब वह हंस और मयूरी से पहले जैसी उतनी बातें नहीं करती है। नित्य प्रशिक्षण समाप्त होते ही अपने ऑफिस में जाकर के बैठ जाती है। हंस और मयूरी के प्रश्नों का जवाब देती है, मगर कम से कम शब्दों में। तबस्सुम कोशिश करने लगे कि हंस से थोड़ी सी दूरी बना करके रखी जाए। उसी कोशिश में मयूरी से भी अपने आप दूरी बन गई है। कई दिनों से मयूरी के मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि आखिर तबस्सुम मैम को हो क्या गया है। हम लोगों से पहले जैसे अब बात क्यों नहीं करती हैं। आखिर एक दिन प्रशिक्षण के बाद मयूरी हंस से पूछ बैठी, हंस आजकल तबस्सुम मैम हम लोगों से पहले जैसी बातें क्यों नहीं करती हैं। तुमने देखा है उनमें एक परिवर्तन आया है। अब हम लोग बड़े हो गए हैं मयूरी, और फिर मैम की शादी हो गई है। समय के साथ इंसान में परिवर्तन तो आना ही चाहिए, वही स्वाभाविक है। इस बात को तुम इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। तुम बहुत भोले हो हंस, इसलिए तुम्हें स्वाभाविक लग रहा है सब कुछ, मगर मुझे कहीं ना कहीं कुछ बात नजर नहीं आ रही। तुम्हारे सामने तबस्सुम मैम के चेहरे पर एक अजीब भाव नजर आता है। मुझे पहले जिस तरह तुमसे आंखें मिला करके बातें करती थी, आजकल नहीं करती हैं। केवल काम की बातें करती हैं और अपने ऑफिस में जाकर के बैठ जाती हैं। मयूरी, तुम्हें डांसर बनने की जगह जासूस बनना चाहिए था। हम यहाँ पर डांस सीखने आते हैं, किसी की जासूसी करने में नहीं। हो सकता है घर परिवार की कोई बात हो इसलिए बदल गई तबस्सुम मैम। हमें क्या करना है, हमारा काम है डांस सीखना और घर जाकर के फिर पढ़ाई भी करना है। अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। इस साल तुम्हारा 12th बोर्ड एग्जाम है। तुम कुछ भी कह लो हंस, मेरे मन का प्रश्न बन करके रह गया है। मैं एक दिन तबस्सुम मैम से ही पूछूंगी। मयूरी, बिल्कुल मत पूछना तबस्सुम मैम से, वो जैसे भी रहें रहने दो। हमें इतने अच्छे से डांस सिखाती हैं, तुम्हें और क्या चाहिए। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी करना मुझे पसंद नहीं है। अपनी जासूसी दिमाग के घोड़े को थोड़ा लगाम दो। अच्छा बाबा, मैं नहीं पूछती, तुम गुस्सा मत करो। चलो घर चलते हैं, घर जाकर के फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाय द वे हंस, तुम कैसे जाओगे। जैसे रोज जाता हूँ अपनी बाइक से। क्यों पूछ रही हो। आज मेरा ड्राइवर मुझे लेने नहीं आएगा। मम्मा ने सुबह कह दिया था ड्राइवर को लेकर के कहीं जाना है उनको। मुझे कार बुक करके घर जाने के लिए कह दिया, मगर कार बुक करके अकेली जाना भी तो ठीक नहीं है। कई बार कितने हादसे होते हैं। तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर मैं क्या करूं हंस, ऑटो में चली जाती हूं। ऑटो में तो फिर भी ठीक है, फिर भी ऑटो वाले भी
इतने शरीफ नहीं होते हैं। गुस्से से मयूरी ने कहा, फिर मैं पैदल चली जाती हूँ, जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे गुस्सा क्यों करती हो, चलो मेरी बाइक में बैठो, तुम्हें घर छोड़ते हुए फिर घर चला जाऊंगा। मयूरी एकदम खुशी से उछल पड़ी, सचमुच तुम मुझे घर छोड़ दोगे? वेरी नाइस आइडिया, इसी बहाने बाइक में बैठ पाऊंगी। एक बात कहूं हंस? जो भी कहना है जल्दी कहो, फिर बैठ जाओ बाइक में। चलो ना हंस, आज एक लंबी ड्राइव पर चलते हैं। शहर से बाहर जो बड़ा सा लेक है, जा करके उसके किनारे थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तुम्हें मंजूर है? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए परेशान हो गए तो? अरे पापा तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी भी आज कहीं जाने वाली हैं, दोनों को ही पता नहीं चलेगा कुछ भी। प्लीज चलो ना हंस, बाइक में मैं बहुत कम बैठी हूं, आज मेरा मन कर रहा है तुम्हारे बाइक में बैठ करके एक लंबी ड्राइव पर जाऊं। प्लीज हंस, मना मत करना। अच्छा ठीक है, चलो बैठो, चलते हैं। मेरा भी अभी घर जाने का मन नहीं है। उस लेक के बारे में सुना है, बहुत सुंदर है, वहीं पर बोटिंग भी कर सकते हैं। चलो चल करके आज देखते हैं क्या किया जा सकता है। खुशी से मयूरी उछल पड़ी। थैंक यू हंस, थैंक यू वेरी मच। मयूरी खुश होकर के बाइक के पीछे बैठ गई और हंस ने बाइक स्टार्ट कर दी। आज दोनों के मन में खुशी है, क्योंकि आज पहली बार दोनों एक साथ मिलकर के कहीं जा रहे हैं। शहर से निकल करके बाइक अब हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। हंस ने स्पीड बढ़ा दी तो मयूरी को थोड़ा सा डर लगा, इसलिए अचानक वह हंस को जोर से पकड़ करके बैठ गई। उसने मयूरी के एक हाथ पर अपना हाथ रख दिया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। तो मयूरी ने कहा, इतने हीरो बनने की जरूरत नहीं है, दोनों हाथ से पकड़ करके ड्राइव करो, मुझे डर लगता है। दोनों हाथ से पकड़ करके ड्राइव करने से तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ूंगा? मैंने तुम्हें पकड़ा तो है, फिर हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या जरूरत है। आज तो तुम बड़े रोमांटिक बन रहे हो, कॉलेज जाते ही कॉलेज का असर हो गया क्या? कल तक तो बहुत शर्माते थे, कॉलेज गया, कॉलेज का असर तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है सबके ऊपर, मैं कोई अनोखा थोड़े हूं। अच्छा बाबा कॉलेज बॉय, अब हम बोट में बैठेंगे तो पकड़ लेना मेरा हाथ, अब छोड़ो और अच्छे से ड्राइव करो। मयूरी की बात पर ध्यान दिए बिना हंस ड्राइव करने लगा। अचानक दोनों के बाइक के पास से एक कार गुजरी। मयूरी की नजर कार में बैठे हुए इंसान पर पड़ी तो वह डर गई। कार में बैठा हुआ इंसान भी अचानक मयूरी को किसी लड़के के साथ देख करके आश्चर्यचकित हो गया। असल में वह इंसान मयूरी के पापा थे। एक क्षण के लिए उसने मयूरी को देखा, फिर आगे निकल गई कार निकल जाने के बाद मयूरी ने कहा, हंस पापा की कार निकली है, पापा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है, अब घर पहुंचेंगे तो बहुत बड़ा महाभारत होने वाला है। पापा मेरा डांस क्लास आना बंद ना करवा दें। अरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें देखा नहीं होगा, केवल तुमने देखा होगा। वैसे भी मैं हेलमेट पहना हुआ हूं, इसलिए मुझे तो पहचान ही नहीं पाए होंगे। बहाना बना देना कि मैं क्लास के किसी लड़के के साथ जा रही थी, उससे क्या होता है, मैं तो तुम्हें पकड़ करके बैठी हूं, उससे अंदाजा लग जाएगा कि कौन था मेरे साथ। पूछेंगे तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। पापा को भी अच्छे से पता है कि मैं किसी भी लड़के के साथ इस तरह नहीं बैठ सकती तुम्हारे सिवाय। मयूरी की बात सुन करके हंस थोड़ा डर करके बोला, अब क्या होगा मयूरी, डरो मत, कुछ नहीं होगा। मेरी मम्मी को जा करके मैं सब कुछ पहले बता दूंगी, पापा के आने से पहले। अभी चलो हम उस बात को भूल करके अभी इस वक्त को एंजॉय करते हैं। अचानक बाइक रोक करके हंस ने कहा, लो आ गया डैम, उतरो, बाइक यहीं पर खड़ी करना है। हंस और मयूरी बोट में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बैठ गए। आज हंस और मयूरी को एक दूसरे का साथ बहुत भा रहा है। आज हंस को मयूरी का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है दोनों के मन में अब प्यार के बीज अंकुरित हो गए हैं। बचपन से लेकर के अब तक दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे, मगर अब दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। हंस ने बहुत कोशिश की मयूरी से दूर रहने की, मगर आखिर दिल के सामने हार गया। मयूरी तो हमेशा हंस का साथ चाहती है, मगर अब तक हंस ने दोनों के बीच में एक दीवार बना रखी थी। हंस को समझ में आने लगा कि वह अब मयूरी से दूर नहीं रह सकता है। कुछ तो है जो उसे मयूरी की ओर खींचता है, शायद यही प्यार है। अक्सर इस उम्र में आते आते बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है। धीरे धीरे वही आकर्षण प्यार में बदलने लगता है। उम्र बढ़ते बढ़ते यह प्यार परिपक्व होगा कि नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे कि नहीं, यह तो केवल समय ही जानता।
बोट जल की सतह पर अपनी रफ्तार से भागने लगी। हंस और मयूरी का दिल भी आज उसी रफ्तार से धड़कते हुए कह रहा है, हमें तुमसे प्यार कितना या हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बहुत देर चुप रह करके एक दूसरे की छुअन को दोनों महसूस कर रहे थे, मगर मयूरी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, इतने चुपचाप क्या सोच रहे हो हंस? यही कि कभी अगर तुम हमसे दूर चली गई तो क्या होगा मयूरी? मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। इतना विश्वास के साथ तुम कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा चाहेंगे कि हम हमेशा एक साथ रहें? मेरी मम्मी तो चाहती हैं मगर मेरे पापा नहीं चाहते हैं। पता नहीं पापा क्या करेंगे। तुम्हारे पापा एक साथ डांस करने के लिए मना नहीं करते क्या? मेरे पापा को तो डांस पसंद ही नहीं है। मेरे पापा तो चाहते हैं कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो किसी बिजनेसमैन के बेटे से शादी कर लूं और घर गृहस्थी बसा लूं, मगर मेरी मां चाहती हैं कि मैं बहुत बड़ी डांसर बनूं। इस बात को लेकर के मेरे मम्मी पापा में कभी कभी बहुत झगड़े होते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों तक बातें नहीं करते हैं। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है, सोचती हूं कि पापा की बात मान लूं और डांस करना छोड़ दूं, मगर फिर तुम्हारी याद आ जाती है। तुम्हें छोड़ करके मैं रह नहीं सकती। मगर मयूरी, हम तो अभी बहुत छोटे हैं, अभी हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मुझे लगता है हम दोनों को खुद पर नियंत्रण रख करके मिलना और बात करना चाहिए, ताकि ऐसा मौका नहीं आए कि तुम्हारे पापा तुम्हारा डांस करना बंद करवा दें। हम जब बड़े हो जाएंगे, खूब अच्छे डांसर बन जाएंगे, देश विदेश में फेमस हो जाएंगे, तब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। जब हम एडल्ट हो जाएंगे, तुम्हारे पापा मना भी करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अपने पापा के खिलाफ जाने की हिम्मत है क्या? अभी तो नहीं है, मगर जब एडल्ट मैं हो जाऊंगी तो उनके खिलाफ जा करके ही मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। मेरे पापा तो कभी तैयार नहीं होंगे तुमसे मेरी शादी कराने के लिए। मुझ में क्या कमी है मयूरी? मुझे तुम्हारे पापा पसंद क्यों नहीं करते हैं? पापा की अपनी सोच है। पापा सोचते हैं जिसके मम्मी पापा के बारे में कुछ पता नहीं है उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकते हैं। पापा की यही सोच मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तुम तो डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी के बेटे हो, फिर पापा को क्या परेशानी है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। केवल बिजनेसमैन लोग ही अच्छे होते हैं क्या? बाकी लोग अच्छे नहीं होते हैं? मम्मी क्यों लड़ती हैं मुझे अब समझ में आता है। मुझे पहले समझ में नहीं आता था। पापा की इसी सोच के कारण मम्मी पापा को कई बार पसंद नहीं करती हैं। शादी हो गई, बेटी हो गई, अब उनको निभाना पड़ता है। मगर ऐसा ही हाल रहा तो ऐसा लगता है एक दिन मम्मी पापा दोनों अलग हो जाएंगे। फिर तो आज तुम्हारे पापा ने देखा है, घर में जाकर के बहुत बड़ा तूफान उठेगा। तुम सामना कैसे करोगी? उठने दो तूफान, हमेशा पापा की मर्जी नहीं चलेगी। मम्मी पर तो मर्जी चलाते ही हैं, लेकिन मेरे साथ अपनी मर्जी नहीं चला पाएंगे। मैं उनके पसंद से कभी भी शादी नहीं करूंगी, भले ही घर से भाग करके जाऊं कहीं। मयूरी के ओंठों पर उंगली रख करके हंस ने कहा, फिर कभी ऐसी बात नहीं करोगी तुम? इतनी खतरनाक बात कभी सोचना भी नहीं। यह दुनिया बहुत जालिम है। इतने अच्छे मम्मी पापा मिले हैं तुम्हें, तुम्हें उनकी बात भी सोचनी चाहिए। मुझसे पूछो, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि मम्मी पापा की कीमत कितनी है। फिर मैं क्या करूं हंस? मुझे तुमसे मिलना बात करना अच्छा लगता है, मगर पापा बिल्कुल पसंद नहीं करते। कोई बात नहीं, मम्मी तो पसंद करती हैं। तुम डांस क्लास में आ रही हो, आज के बाद हम कभी अकेले में इस तरह से नहीं जाएंगे मिलने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है, घर में तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होगा। इतना भी मत डरो, कुछ नहीं होगा मेरे साथ। मैं पापा की इकलौती बेटी हूं, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें मैं मना लूंगी। बात करते करते हम किनारे पर आ गए। मयूरी चलो उतरो और जल्दी से हम घर चलते हैं। मयूरी को घर के सामने छोड़ करके हंस अपने घर की ओर निकल गया। धीरे धीरे थोड़ा सा डरते डरते मयूरी ने घर में प्रवेश किया तो देखा ड्राइंग हॉल खाली है, कोई नहीं है। उसने सोचा चलो अच्छा ही है, मम्मी पापा अब तक घर में नहीं आए हैं। वह जल्दी जल्दी अपने कमरे की ओर जाने लगी तो पीछे से आवाज आई, मयूरी ठहरो। मयूरी ने पीछे मुड़ करके देखा,
पापा गुस्से में खड़े हैं, आंखों से जैसे आग निकल रही है। पापा को इस रूप में देख करके मयूरी के कदम अपने आप उसी जगह पर रुक गए। डर के मारे उसकी सांसें धौंकनी की तरह चलने लगी। डॉक्टर सोनाली त्रिपाठी ने अस्पताल से घर आकर के देखा हंस अभी तक घर नहीं पहुंचा है। सदैव इस समय हंस घर पर पहुंच जाता है क्योंकि डांस क्लास समाप्त हो जाती है। एक भय से सोनाली का मन आशंकित हो उठा, कहीं तबस्सुम ने हंस को सारा सच बता तो नहीं दिया। ऐसा तो नहीं सारा सच जान करके हंस दुखी होकर के कहीं चला गया। पहले भी जाने की 2 बार कोशिश की है उसने। तबस्सुम ने अगर ऐसा किया तो बहुत गलत किया। मैंने बार बार उसे मना किया है कि हंस को कुछ मत बताना। बहुत कोमल हृदय का है हंस, सुन करके बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं एक बार तसब्बुम को फोन लगा करके पूछती हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं ले रही हैं। तबस्सुम अपने ऑफिस में बैठ करके कुछ काम कर ही रही थी कि इतने में मोबाइल बज उठा। मोबाइल उठा करके देखा डॉक्टर सोनाली का फोन है। उसने बिना इंतजार किए ही फोन रिसीव किया। हेलो सोनाली जी। हेलो तबस्सुम, आप इस वक्त कहां पर हैं? मैं अभी एकेडमी में ही हूं। हंस की एक्स्ट्रा क्लास ले रही हैं क्या आप? नहीं तो हंस की क्लास तो बहुत पहले ही खत्म हो गई है। मेरे ही सामने वह एकेडमी से निकल गया, उसके साथ मयूरी भी निकल गई। तबस्सुम की बात सुन करके सोनाली का दिल कांप उठा। घबरा करके उसने कहा, मगर हंस अभी तक घर नहीं पहुंचा है। मैंने उसको फोन भी किया मगर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। हार करके मैंने आपको फोन लगाया। आपको कुछ पता है क्या? सोनाली की बात सुन करके तबस्सुम भी घबरा गई। उसने घबराहट में कहा, मेरे पास तो कोई खबर नहीं है। यह तो चिंता की बात है कि हंस अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। आपने डॉक्टर अभिलाष को खबर की कि नहीं? अभिलाष को अभी खबर नहीं कर सकती क्योंकि अभी वह ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में है। अच्छा, मैं एक बार मयूरी को कॉल करके आपको बताती हूँ, हो सकता है मयूरी के घर निकल गया हो। हंस तो बिना बताए ऐसा कभी जाता नहीं है, समय से हमेशा घर पहुंच जाता है। हो सकता है मयूरी ने रिक्वेस्ट की इसलिए चला गया होगा। ठीक है, आप एक बार मयूरी को फोन लगा करके मुझे तुरंत बताना। आप चिंता मत करिए सोनाली, मैं कॉल बैक करती हूं। तबस्सुम ने मयूरी को फोन किया मगर मयूरी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया तो हार करके उसने मयूरी की मम्मी को कॉल किया। मयूरी की मम्मी ने भी पहली बार में कॉल रिसीव नहीं किया। दूसरी बार जब कॉल किया तब मयूरी की मम्मी ने कॉल रिसीव किया। हेलो तबस्सुम मैम, सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाई। बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। एक बात बताइए सुलेखा जी, मयूरी आपकी घर पहुंच गई है क्या? सॉरी मैं इस वक्त बाहर हूं, काम से बाहर निकली थी। मेरे हिसाब से मयूरी पहुंच गई होगी घर। मैं फोन करके आपको बताती हूं। मैंने मयूरी को फोन किया था मगर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। मयूरी हमेशा मोबाइल चार्ज करना भूल जाती है, अक्सर उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आज भी वैसे ही हुआ होगा, मोबाइल कहीं छोड़ देती है और कहीं बैठ जाती है, बैठ करके गाना सुनती है या फिर पढ़ने बैठ जाती है। परेशान होकर के तबस्सुम ने कहा, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। हंस अभी तक घर नहीं पहुंचा है। उसके मम्मी पापा ने मुझे फोन किया था, बेचारी बहुत परेशान है। हंस हमेशा समय से घर पहुंचता था मगर आज अभी तक घर नहीं पहुंचा है, इसलिए मैंने कॉल किया। मैंने सोचा मयूरी के साथ आपके घर निकल गया होगा शायद। थोड़ी देर में मैं घर पहुंचने ही वाली हूं, घर जा करके आपको मैं कॉल करती हूं। आप चिंता मत करिए, हंस बहुत अच्छा लड़का है, बिना बताए ऐसा करता तो नहीं है। मुझे भी चिंता हो रही है। अभी मैं रखती हूँ, घर पहुंचती हूँ, आपको कॉल करूंगी। बहुत आसान तो होकर के सोनाली बैठी थी, बार बार दरवाजे की ओर आंखें उठा करके देख रही थी, तसब्बुम के फोन की प्रतीक्षा भी कर रही थी। इतने में बाइक की आवाज आई तो दौड़ करके बाहर निकली। जैसे ही हंस अंदर आया सोनाली जोर से बरस पड़ी, इतनी देर तुम कहाँ रह गए थे हंस? मम्मी को गुस्से में देख करके हंस ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आकर के सब बताता हूं मम्मी, परेशान क्यों हो रही हो? वैसे गुस्से में आप बहुत अच्छी लगती हो। बटरबाजी मत करो हंस, हमेशा तुम समय से घर आ जाते हो, आज इतनी देर क्यों लगा दी? तो चिंता नहीं होगी क्या? कितनी बार कॉल किया तुम्हें मैंने मगर मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में तो चिंता और बढ़ती है। कहाँ रह गए थे इतनी देर? जेब से मोबाइल निकाल करके हंस ने देखा बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। उसने हंसते हुए कहा, सब एक ही दिन होना था क्या? मम्मी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तभी तो कॉल सुनाई नहीं दिया। मुझे कैसे पता चलेगा आपने मुझे कॉल किया? बहाना छोड़ो हंस, पहले बताओ कि तुम इतनी देर कहाँ थे?
पहले अंदर तो चलो मम्मी, शांति से बैठ करके बताता हूँ। इतनी देर से मैं अशांत हूँ और तुम शांति की बात कर रहे हो। कॉलेज जाते ही तुम इतने बिगड़ जाओगे मुझे पता नहीं था। हंसते हुए हंस ने मम्मी के कंधे पर हाथ रखा और मम्मी को अंदर लेकर के जाते हुए गाने लगा, मादा लाडला बिगड़ गया। सोनाली ने हंस का कान पकड़ करके खींचते हुए कहा, कॉलेज पहुंचते ही पर निकल गए। आज तक बिना बताए कभी इतनी देर की है क्या, जो आज इतनी देर करके घर आ रहे हो। मम्मी को सोफे पर बैठा करके हंस खुद भी पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन थोड़ी देर से आया तो इतनी चिंता, अब खता हो गई मम्मी, इतनी भी चिंता मत किया करो। हंस की बात सुनकर के सोनाली मन ही मन सोचने लगी, तुम्हें नहीं पता है हंस, मुझे क्यों चिंता होती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि क्यों मैं इतनी डर जाती हूं। काश की सारी बातें तुम्हें बता सकते तो मन में शायद इतना डर नहीं रहता। क्या सोच रही हो मम्मी? कुछ नहीं सोच रही हूं, तुम पहले बताओ देर क्यों हुई। पहले आप बोलो कि मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी, फिर बताता हूं। अच्छा गुस्सा नहीं करूंगी, बताओ। आज मयूरी को लेने उसका ड्राइवर नहीं आया था तो मैंने सोचा मयूरी को घर छोड़ते हुए आऊंगा, मगर मयूरी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि चलो ना आज हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, इसलिए हम दोनों शहर के बाहर जो डैम है वहां निकल गए थे। आश्चर्य से सोनाली की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, हंस आज पहली बार तुमने अपनी गाड़ी में मयूरी को बैठाया और वो भी लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। लगता है सचमुच तुम बड़े हो गए हो। कॉलेज जाने का असर है। कॉलेज जाते ही लड़कियों को लिफ्ट देने लगे। मम्मी मयूरी मेरी फ्रेंड है, उसी को लिफ्ट दिया, किसी और को नहीं। किसी दिन किसी और को लिफ्ट दे दोगे, इसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं, मयूरी के अलावा मेरी बाइक में कोई और लड़की नहीं बैठ सकती है। हंस की ओर देख करके मुस्कुराते हुए सोनाली ने कहा, एक बात बताओ हंस, तुम्हें मयूरी बहुत पसंद है ना? यह कोई नई बात है क्या मम्मी? बचपन से हम दोनों दोस्त हैं, एक साथ डांस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया हंस, बहुत चालाकी से मेरी बात टाल गए तुम। मैंने पूछा मयूरी तुम्हें पसंद है क्या? मम्मी की बात सुनकर के हंस ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, बाइक में बैठाया तो जाहिर है पसंद करता हूँ, उससे प्यार हो गया क्या? कितने सवाल कर रही हो मम्मी, मुझे नहीं पता है। मेरी ओर देखो हंस। शर्मा करके हंस उठ करके खड़ा हो गया और कहा, आज आप जल्दी कैसे घर आ गई मम्मी? मैंने तो सोचा था आप रोज जिस समय पर आती हो उसी समय पर आओगी। मेरी बात तुम टाल रहे हो, जवाब नहीं दिया। क्यों, मेरी जल्दी आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? हाँ हुई है। आप जल्दी नहीं आती तो पता ही नहीं चलता कि मैं कहीं गया था। डैम जा करके क्या किया? हम दोनों ने बोटिंग की। अपनी मम्मी की ओर देख करके हंस शर्मा गया तो सोनाली समझ गई कि हंस के मन में क्या चल रहा है। फिर भी उसने पूछा, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया हंस, और किस बात का जवाब देना है? यही कि तुम्हें मयूरी से प्यार हो गया क्या? पता नहीं मम्मी, इतना पता है मुझे मयूरी अच्छी लगती है। हंस की ओर देख करके हंसते हुए सोनाली ने कहा, आज चोरी पकड़ी गई, आने दो तुम्हारे पापा को भी सब बताती हूँ। हंस ने मम्मी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मम्मी, पापा को कुछ मत बताना अभी, पापा नाराज हो जाएंगे सुन करके। इस तरह अगर बिना बताए कहीं चले जाओगे तो पापा जरूर नाराज होंगे। मैं मयूरी के साथ गया था सुन करके पापा बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, मयूरी के साथ गए इसलिए गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पापा को मयूरी बहुत पसंद है। खुशी से हंस ने अपनी मम्मी को बाहों में भरते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी, सच कह रही हो? पापा मयूरी को सच में पसंद करते हैं क्या? हाँ, बहुत पसंद करते हैं। खुशी से हंस उछल पड़ा और कहा, यस पापा, आई लव यू वेरी मच, यू आर द बेस्ट पापा। और मम्मी बेस्ट नहीं है क्या? आपको मयूरी पसंद है तो बेस्ट, वरना। मम्मी की ओर देख करके हंस हंस पड़ा। बड़े बदमाश हो गए हो तुम आजकल हंस। कॉलेज पहुंचते ही कॉलेज की हवा लग गई। थोड़ा बहुत हवा नहीं लगेगी तो सब मुझे बुद्धू कह करके चिढ़ाएंगे। मयूरी और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, हमें पहले से ही पता था, मगर हमने कभी कुछ कहा नहीं, सब वक्त पर छोड़ दिया। फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ बेटा, अभी तुम दोनों की उम्र बहुत कम है और सामने तुम दोनों का कैरियर है, इसलिए एक सीमा तक ही दोस्ती रखना। इस तरह अकेले बिना बोले कहीं जाया मत करो। मयूरी के पापा को पता चल जाएगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। मयूरी की मम्मी तो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, मगर उसके पापा के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है, और फिर कुछ हो गया तो सारा दोष तुम पर आएगा। अभी तो तुम दोनों को बहुत आगे तक जाना है। जब तुम छोटे थे तब से हमारे मन में सपना है कि तुम इंटरनेशनल लेवल
का डांसर बनो। मम्मा आज मयूरी ने रिक्वेस्ट की तो पता नहीं क्यों मना नहीं कर पाया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। मुझे अपने हंस पर विश्वास है। मम्मी शंख कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक पीछे से आवाज आई, मैं यही हूँ। क्यों? मेरी याद क्यों आ रही है? हंस ने पीछे मुड़ करके देखा, शंख खड़ा है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अरे तुम कब से खड़े हो? बहुत देर से खड़ा हूँ। शंख इस तरह छुप छुप करके किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। कितनी बार कहा है तुमसे? थोड़ा सा गुस्सा करते हुए सोनाली ने कहा, आप दोनों मेरे पराये हो क्या, जो आप लोगों की बात मैं नहीं सुन सकता? मम्मी शंख को क्यों डांट रही हो? उसने बातें सुन ली तो क्या हुआ? तुमने कौन सी बात सुनी शंख? यही कि तुम मयूरी के साथ डैम में बोटिंग कर रहे थे, मयूरी से प्यार करते हो। कॉलेज पहुंचते ही तुम तो बिल्कुल कॉलेज बॉय बन गए, मयूरी से प्यार भी करने लग गए। यह कोई नई बात है क्या? मयूरी को तो पसंद बचपन से ही करता है हंस। इन दोनों के बीच में तुम फिर कोई मुसीबत खड़ी मत करना। सोनाली ने शंख को हिदायत दी। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है मम्मा। इस साल मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम है और मुझे ऑल इंडिया में टॉप रैंकिंग में जाना है। मेरे पास लड़कियों से प्यार करने वाले और फालतू घूमने का समय नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम ऑल इंडिया में टॉप करो। तुम अगर नहीं भी चाहोगे तो भी करूंगा। तुम्हारे चाहने न चाहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? शंख की बात सुनकर के सोनाली बोली, शंख अभी तक तुम्हारी बदतमीजी नहीं गई है। हंस अच्छे से बात कर रहा है, जवाब भी अच्छे से देना चाहिए। हंस का रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। एक दूसरे से तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मम्मी, मुझे पता है आपको हंस से ज्यादा प्यार है, तभी तो आप मयूरी से उसकी शादी भी करना चाहते हो। शादी की बात कहाँ से आ गई? दोनों अभी बहुत कम उम्र के हैं। इन दोनों को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैंने सिर्फ पूछा है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं क्या? बच्चों के मन की बात जानना माँ को एक कर्तव्य होता है। मेरे प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है क्या? तुम्हारे लिए मैं कौन सा कर्तव्य नहीं करती हूँ? आपने कभी जानने की कोशिश की क्या मेरे मन में चल रहा है? तो अभी बोलो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने की। आप नहीं कर सकती हैं मम्मी। क्यों नहीं कर सकती? एक बार बोल करके तो देखो। मम्मी आपको अच्छे से पता है मैं मयूरी को पसंद करता हूं और उससे दोस्ती करना चाहता हूं। आप उससे मेरी दोस्ती करवा सकती हो क्या? दुनिया में और कोई लड़की नहीं है क्या दोस्ती करने के लिए? तुम्हें मयूरी ही चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, हंस और मयूरी के रास्ते में मत आना। मयूरी तुम्हें पसंद नहीं करती है, फिर जबरदस्ती क्यों दोस्ती करना चाहते हो? पता नहीं तुम्हारे मन की कौन सी बीमारी है। मैं तो यह सोच करके बैठी थी कि मेरा शंख बदल गया है, मगर नहीं, अभी तक तुम्हारे मन में वही बातें घूम रही हैं। तुम पढ़ाई कर रहे थे, जा करके पढ़ाई करो। क्यों छुप छुप करके बातें सुन रहे थे? बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। सोनाली के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिख रहा है। मम्मी को गुस्से में देख करके हंस ने कहा, शंख पर गुस्सा मत करो, वह अभी छोटा है, तुमसे केवल 1.5 साल का छोटा है, ज्यादा छोटा भी नहीं है। समझने की अकल हो गई, मगर उसकी अकल पर तो ताला पड़ा हुआ है। तुम्हारी कोई भलाई देख ही नहीं पाता है। पता नहीं मेरी कोख से ऐसे बेटे का जन्म कैसे हुआ। शायद मेरी ही कोई गलती है, मैं ठीक से परवरिश नहीं कर पाई। मम्मी को गुस्से में देख करके शंख तो चला गया, मगर सोनाली का मन फिर सोच की गलियों में भटकने लगा। पता नहीं चिल्ड्रन साइकोलॉजी क्या होती है। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मगर डॉक्टर हो करके जितना समझती हूँ, शंख को कुछ तो मानसिक समस्या है। यह जानते हुए कि मयूरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, फिर भी उससे दोस्ती करना है। किसी मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए कहती हूँ तो बिल्कुल मना कर देता है। मैं करूं तो क्या करूं? मयूरी सिर झुका करके चुपचाप खड़ी हो गई, अपराधी की तरह। तिरछी नजर से इधर उधर देख रही है कि मम्मी हैं कि नहीं। मम्मी होंगी तो उसे बचा लेंगी, सोच करके उसको थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, मगर मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। हिम्मत करके मयूरी ने पूछा, पापा मम्मी नहीं है क्या घर में? मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तुम्हारी मम्मी गई भाड़ में। पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ गई थी? मैं डांस क्लास से आ रही हूँ पापा। मयूरी ने झूठ का सहारा लिया। झूठ, सफेद झूठ। डांस क्लास तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई है। इतनी देर तुम कहाँ थी? सच कह रही हूँ पापा, आज मुझे कार बुक करके आना था, घर कार मिलने में देर हो गई। कार बुक करके आने के लिए तुम्हें किसने कहा? डांस क्लास जाते समय मम्मी ने कहा था। मम्मी को कहीं जाना था, इसलिए मम्मी अभी तक आई नहीं क्या?
तुम्हारी मम्मी की तो आज मैंने अच्छी खबर ली है, अपने कमरे में बैठ करके रो रही होंगी। आज तुम्हारी भी मुझे अच्छी तरह खबर लेनी है। तुम्हारे भी पर बहुत निकले हैं, पर काट करके अब मैं तुम्हें घर के पिंजरे में बंद कर दूंगा। तुम माँ बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। समाज में इतने लोग मुझे एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मयूरी ने हिम्मत करके कहा, पापा ऐसा मैंने क्या किया जो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे? और मम्मी भी अपनी फ्रेंड के घर गई थी, मुझे पता है। फिर मम्मी ने क्या गलती की है? तुम्हारी मम्मी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, वो क्या नाम है? मिथिलेश शर्मा, उससे मिलने गई थी। अच्छा, मिथिलेश शर्मा अंकल से? ओ अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलने किसी काम के लिए गई होंगी। तुम्हें विदेश में प्रोग्राम दिलवाने गई थी। मिथिलेश शर्मा बहुत पावरफुल इंसान है ना, लोगों का डांस प्रोग्राम अरेंज करवाता रहता है, नेता लोगों के साथ उठना बैठना है, इसलिए बहुत बड़ा आदमी हो गया है। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। बड़े बड़े लोगों से इश्क लड़ाने लगी हैं तुम्हारी मम्मी, ताकि तुम्हारी प्रसिद्धि देश विदेश में फैल जाए। अपने पति के मुंह से इस तरह की बेहूदी बातें सुन करके मयूरी की मां सुलेखा अपने कमरे से बाहर निकल आई और चिल्ला पड़ी, अपूर्व अपनी जबान संभाल करके बात करो। तुम अपनी बेटी से बात कर रहे हो, यह बात भूलनी नहीं चाहिए। मैं किसी से इश्क लड़ाने नहीं गई थी। तुम्हें तो अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है, मगर मुझे अपनी बेटी की भलाई चाहिए, इसलिए मैं मिथिलेश शर्मा से बात करने गई थी। मयूरी और हंस को अगर कोई विदेश में प्रोग्राम मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है? और तुम कहां जा रहे थे शहर से बाहर? मुझे तो एक बार भी नहीं बताया। तुम तो अपनी बेटी की आड़ में इश्क लड़ा रही हो और बेटी के सामने बहुत भोली बन रही हो। मिथिलेश शर्मा को कौन नहीं जानता है, गुंडे बदमाश के साथ उसका उठना बैठना है। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं पर भी जाऊं, तुमसे परमिशन लेने की जरूरत है क्या? तुम जब अपने बिजनेस के लिए बड़े बड़े नेताओं से मिलने जाते हो तब नेता लोग बहुत शरीफ होते हैं क्या? और जब मिथिलेश शर्मा मिलने जाता है तो नेता लोग गुंडे बदमाश हो जाते हैं। अच्छी दोहरी मानसिकता है तुम्हारी। जब तुम्हें हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम क्यों परमिशन लें तुमसे? जैसे तुम एक आजाद भारत के नागरिक हो तो हम भी तो हैं। तुम एडल्ट हो तो मैं भी कोई बच्ची नहीं हूं। मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं, यह तय करने का अधिकार मुझे है। हाँ, मालूम है तुम वुमेन एम्पावरमेंट के जमाने की एक आधुनिक नारी हो। नेताओं से मिल करके बात करना है तो तुम मेरे साथ भी जा सकती थी। फिर मिथिलेश शर्मा के साथ जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ जाती तो तुम तो नेताओं से अपने बिजनेस के बारे में ही बातें करते रहते। तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सोचने की ही कहां फुर्सत है? मिथिलेश शर्मा की विदेशी लोगों से अच्छी जान पहचान है, इसलिए प्रोग्राम अरेंज करा सकते हैं। शादी से पहले के मेरे भी कुछ दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों से क्यों नहीं मिल सकती? मैंने तुम्हें लिखित में दिया था क्या कि शादी के बाद मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती? किसने कहा कि मैं अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचता? मैं तो चाहता हूं मेरी बेटी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, उसके बाद मेरा दोस्त अनिल गोयल के बेटे प्रतीक गोयल से उसकी शादी पक्की कर देंगे। अपनी शादी की बात सुन करके गुस्से से मयूरी तिलमिला गई और बोल पड़ी, पापा आपको किसने कह दिया कि मैं ग्रेजुएशन के बाद शादी करूंगी, और वो भी आपकी पसंद से? पहले तो मुझे डांस में एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना है। मेरा सपना है विदेश में भी स्टेज प्रोग्राम करूं। जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी करनी चाहिए तब अपनी पसंद से करूंगी और आप लोगों को बता दूंगी। मम्मी अगर मेरे लिए लोगों से मिलती हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? लोगों से मिलने का मतलब है इश्क लड़ाना होता है क्या? आपकी मानसिकता ऐसी क्यों है? मुझे बहुत हैरानी होती है आज के जमाने के पढ़े लिखे इंसान के मुंह से ऐसी बातें सुनने से। मयूरी तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। तुम्हारी मम्मी की सह पा करके तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी जिससे मैं चाहूंगा। तुम मुझे पहले बताओ तुम किसके साथ शहर के बाहर डैम में घूमने गई थी? किसके बाइक में बैठी थी? किसने कहा मैं बाइक में बैठ करके गई थी? किसी ने नहीं कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हेलमेट पहना था लड़का, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि कौन था, पर तुम्हें मैंने अच्छे से पहचान लिया। बताओ तुम्हारे साथ कौन गया था? मुझे आप एक बात बताइए पापा, आप कहां जा रहे थे शहर से बाहर? आपने तो घर में हमें बताया ही नहीं था कि आपको कहीं शहर से बाहर जाना है। और कार में आपके साथ लेडी कौन थी? शहर से बाहर एक रिसोर्ट है जहां पर हमारी कंपनी की मीटिंग थी। लेडी मेरी पीए है। अच्छा,
तो आप अपनी पीए के साथ कहीं पर भी जाने के लिए आजाद हैं, मगर हम अपने दोस्तों के साथ भी कहीं नहीं जा सकते हैं। ये कहाँ का कानून है? और कौन होगा मेरे साथ? हंस था, हंस से ही मेरी दोस्ती है, मैं और किसी के साथ जाने का सोच भी नहीं सकते। हंस बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए मैंने उसे कहा था कि मुझे थोड़ा घूमना है। हंस का नाम सुनते ही मयूरी के पापा अपूर्व चिल्ला पड़े, मैं बिजनेस को लेकर के किसी से भी मिलूं तो क्या तुम्हें भी वही करना है? तुम्हारी उम्र कितनी है? वह गंदा खून जिसके मम्मी पापा का कुछ अता पता नहीं है, उसके साथ तुम इस तरह घूमती फिरती रहती हो। शहर के सब लोग मुझे जानते हैं, मुझ पर उंगलियां उठेंगी। एक बात कान खोल करके सुन लो मयूरी, आइंदा से मैं तुम्हारी डांस क्लास बंद करवा दूंगा। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। अपने पति की बात सुन करके सुलेखा जोर से बोल पड़ी, मयूरी की डांस क्लास तुम बंद नहीं करवा सकते अपूर्व। मयूरी को डांस मैंने सिखाया है, मयूरी को भी डांस क्लास जाना अच्छा लगता है, वह एक फेमस डांसर बनना चाहती है। मेरे रहते तुम उसकी क्लास बंद नहीं करवा सकते। तुम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दूंगा, जहां जाना है जाओ, हम कोई कठपुतली नहीं है पापा। आपने जब चाहा घर में रख लिया, जब चाहा घर से निकाल दिया। आपने मम्मी को हमेशा दबाया, मम्मी बहुत अच्छी डांसर थी, उनका डांस देख करके ही आपने उनसे शादी की थी। शादी के बाद आपने डांस बंद करवा दिया। मम्मी के साथ आपने जो किया, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या कर लोगे तुम लोग? मम्मी क्या करेंगी मुझे नहीं पता है, मगर मैं यह घर छोड़ करके चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी बेटा, अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त करते करते इतने साल गुजर गए, सोचा कभी ना कभी तो तुम्हारे पापा हमारी भावनाएं समझेंगे, मगर नहीं, उनको तो केवल एक ही बात समझ में आती है, मनी मनी एंड मनी। मैंने मेहनत से रुपए कमाए, तभी तो तुम लोग उड़ा रहे हो। मेरी डांस क्लास तो तुमने बंद करवा दी, नहीं तो मैं भी अच्छा खासा कमा लेती। मुझे तुम्हारे रुपए पैसे में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारी बातों में आ गई थी, वरना मेरे लिए लड़कों की कमी नहीं थी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मयूरी के खिलाफ जा करके उसकी शादी में किसी भी कीमत पर नहीं करने दूंगी। देखता हूं तुम क्या कर सकती हो, देख लेना मैं क्या कर सकती हूं। मैं तुम पर होम वायलेंस का केस करूंगी और गवाही देंगी मयूरी, फिर देखती हूं तुम्हें कौन बचा सकता है। मयूरी अभी नाबालिग है, अभी 18 साल पूरे नहीं हुए हैं उसके। 18 साल पूरे होने में कुछ ही महीने बचे हैं, तब तक मैं बर्दाश्त कर लूंगी, उसके बाद और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मयूरी भी इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन खुद लेगी। वह क्या करेगी अदालत में जा करके खुद बताएगी, फिर देखती हूं तुम्हारे रुपए कैसे हमें रोक लेते हैं। बल्कि तुम्हें हमारा भरण पोषण सब देना पड़ेगा। मैं तुमसे अलग रहने के लिए तैयार हूं, मगर मयूरी के साथ ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बार अपनी पत्नी सुलेखा की बात सुनकर के अपूर्व राय सिंघानी थोड़ा सा हिल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, दोनों अगर मेरी जिंदगी से चले गए तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। इस उम्र में सचमुच मैंने सुलेखा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, जब उसका डांस करना बंद करवा दिया था। मयूरी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि मयूरी आज के जमाने की लड़की है, उसे जो पसंद वह वही करेगी। ठीक है, तुम माँ बेटी को जो करना है करो, मेरे पास और भी कई काम है, मैं जाता हूं अपने काम के लिए। तुम्हारे काम में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करती हूं, तो तुम भी हमारे किसी काम में हस्तक्षेप ना करो तो अच्छा है। हम माँ बेटी अच्छे से समझते हैं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। अगर मयूरी एक दिन के लिए हंस के साथ कहीं चली गई तो उससे क्या हो गया? दोनों विदेश जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, अपने हिंदुस्तान में प्रोग्राम करते हैं, साथ साथ डांस करते हैं, दोनों में दोस्ती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और फिर हंस जैसा लड़का जो बहुत ही शरीफ है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है उसके साथ। अगर कहीं गई है तो हाँ, बहुत दूर जाने के लिए मैं अवश्य मना करूंगी। मैं मयूरी को समझा दूंगी कि आगे से इस तरह के कहीं ना जाया करे। यह बात मयूरी को अच्छे से समझाना चाहिए। हम दोनों को समझाने की जगह तुम तो दादागिरी पर उतर आए। आज के जमाने के बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव करने से बच्चे कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आजकल के बच्चे अपने अधिकार के साथ साथ अपना कर्तव्य भी समझते हैं। पहले के बच्चे नहीं है कि माता पिता ने अपने विचार थोप दिए और बच्चों ने मुंह बंद करके मान लिया। आज सुलेखा ने बरसों से दबी हुई अपने मन की भावना का गुबार निकाल दिया। मम्मी पापा से कह दो
इस बारे में हंस को कुछ ना कहें। हंस ने तो मुझे ले जाने के लिए मना किया था। मैंने उस पर जोर दिया था कि चलो हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं। हमेशा स्कूल, डांस और घर, कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम बाहर घूमने जाएं अपने दोस्तों के साथ। अगले साल से तो मैं कॉलेज जाने वाली हूं, तब तो कॉलेज की टूर पर भी जाऊंगी। सुलेखा ने कहा, बेटा इस तरह अकेली अभी लॉन्ग ड्राइव पर किसी के साथ मत जाना। जाना है तो ग्रुप में जाना। रास्ते में ही कहीं कुछ हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। हंस समझदार है, मुझे मालूम है, मगर उसके मम्मी पापा को अगर पता चला तो उन लोग भी टेंशन करेंगे और तुम्हारे बारे में गलत भी सोच सकते हैं। इसलिए आगे से ध्यान रखना। हाँ मम्मी, आगे से मैं कभी नहीं जाऊंगी। वैसे भी इस बार मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम है। पढ़ाई का दबाव भी बहुत ज्यादा है। मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है ताकि मैं हंस के कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। मयूरी की बात सुनकर के गुस्से से अपूर्व बोल पड़ा, हंस हंस हंस, तोते की भांत हमेशा हंस की रट लगा रखी है। पता नहीं क्या है उस लड़के में। इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं मेरी नजर में, सब कुछ छोड़ करके हंस के लिए पागल है। हंस में कोई खास बात है जो औरों में नहीं है, इसलिए मैं पागल हूं पापा। उसके डांस के लिए पागल हूं। कभी जा करके उसका प्रोग्राम देखना, उसका डांस देख करके आप भी मोहित हो जाओगे। सारी दुनिया उसके लिए पागल है और मैं तो उसके साथ डांस करती हूं, फिर मेरा पागल होना गलत क्या है। ठीक है, तुम माँ बेटी जो करना है करो। मेरा काफी सारा टाइम वेस्ट हो गया तुम्हारे पीछे। मयूरी के पापा अपूर्व अपने काम के लिए घर से जल्दी निकल पड़ा ताकि तनाव से भी बच सके। सुलेखा बोल पड़ी, मेरा पूरा दिन ही खराब कर दिया। कहां इतना अच्छा मूड लेकर के घर आई थी, क्योंकि मयूरी और हंस को बाहर जाने का मौका मिलेगा कुछ समय के बाद। वही खुशी मुझे घर आकर के शेयर करनी थी, मगर खुशी के बदले ढेर सारी उपाधियां सुनने को मिली। अपनी मम्मी के पास आकर के मम्मी के कंधे पर हाथ रख करके मयूरी ने कहा, अब शांत हो जाओ मम्मी, मैंने कहा ना मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी। अपनी मयूरी पर भरोसा रखो। चलो आज मैं अपने हाथों से आपको चाय बना करके पिलाऊंगी। आप बैठो, मैं चाय बना करके ले आती हूँ। चाय पीते पीते सुलेखा ने पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे और कहाँ पर पापा से मुलाकात हुई थी? मम्मी, आपने कहा था कार बुक करके घर आने के लिए, मगर मुझे हंस ने आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? हंस कह रहा था अकेली कार बुक करके जाना ठीक नहीं है। कई बार कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हें मैं बाइक से छोड़ देता हूं। मगर मैंने ही हंस से रिक्वेस्ट की कि लंबी ड्राइव पर ले चलो, इसलिए शहर के बाहर जो डैम है ना, वहां पर गए थे। जाते समय पापा ने मुझे देखा था और मैंने पापा को भी कार में जाते हुए देखा था। वहां पर जा करके क्या क्या किया तुम लोगों ने। हम दोनों ने बोटिंग की, बड़ा मजा आ रहा था। ठीक है, आज के बाद कभी हंस को लेकर के मत जाना। उसके मम्मी पापा को भी पता चलेगा तो हंस को बहुत डांट पड़ेगी। मैंने कहा ना मम्मा, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी। तुमने बताई नहीं चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है बेटा, मुस्कुरा करके सुलेखा ने कहा तो मयूरी भी मुस्कुरा पड़ी और माहौल का सारा तनाव क्षण भर में फुर्र हो गया। मम्मी एक बात बताओ, पापा जो मेरी शादी को लेकर के इतने उतावले हैं, वो भी किसी बिजनेसमैन के लड़के से, उसको पता है क्या? हाँ पता है, अक्सर यही तो बोलते रहते हैं कि मयूरी की शादी के बाद बिजनेस में बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जिससे शादी करना चाहते हैं वो लखनऊ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। इसका मतलब पापा मेरी जिंदगी का सौदा बिजनेस के फायदे के लिए करना चाहते हैं। मैं क्या कोई माटी की मूर्त हूँ? क्या मेरे मन में भावना नहीं है? मैं स्पष्ट कह देती हूँ, शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। और फिर इतनी जल्दी शादी की बात करने की जरूरत ही क्या है? मुझे तो अभी डांस में बहुत आगे जाना है। तबस्सुम मैम भी यही चाहती हैं और हंस भी यही चाहता है। मयूरी एक बात बताना, हंस के प्रति तुम्हारे मन में कोई भावना है क्या, या फिर केवल दोस्ती है? पहले तो केवल दोस्ती थी, मगर आजकल मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। उसके बिना कुछ कमी सी लगती है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता है। मुस्कुरा करके सुलेखा ने कहा, पागल लड़की, मन ही मन तुम हंस को चाहने लगी हो। इस उम्र में आ करके ही तो यह भावना मन में अंकुरित होने लगती है। पर एक बात बेटा, अभी तुम दोनों की उम्र बहुत कम है, इसलिए थोड़ी सी दूरी बना करके रखना। अक्सर इस उम्र में बच्चे गलती कर बैठते हैं। मम्मी, हंस बहुत समझदार लड़का है,
बोट में बैठ करके मुझे यही बातें समझा रहा था, कह रहा था हमें अब अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हम दोनों मिलेंगे पर कभी कभी, वैसे भी डांस क्लास में तो मिलते ही हैं। हंस के बारे में इतनी अच्छी बातें सुन करके सुलेखा के होंठों पर एक मुस्कान की किरण बिखर गई। उसने मयूरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे मालूम है हंस बहुत अच्छा लड़का है, मैं तुम दोनों को जीवन भर साथ देखना चाहती हूं, इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। मम्मी की ओर देख करके खुशी से मुस्कुराते हुए मयूरी ने केवल हाँ में सिर हिला दिया। अपनी सोच की गलियों में खोई हुई थी सोनाली। इतने में उसका मोबाइल फोन बज उठा। हंस ने मोबाइल उठाया तो देखा तबस्सुम मैम का फोन है। मम्मी को फोन देते हुए हंस ने कहा, तबस्सुम मैम का फोन है मम्मी, आप बात करो, मैं जाता हूं, फ्रेश हो करके थोड़ी देर पढ़ने बैठना है। कॉल रिसीव करके सोनाली ने कहा, हेलो तबस्सुम। सोनाली, हंस घर पहुंच गया है क्या? हाँ तबस्सुम, थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचा है, मैं तो उसे डांट फटकार करने में लगी हुई थी, इसलिए तुम्हें कॉल करने में देर हो गई। सॉरी, मैं वेट कर रही थी, मुझे भी चिंता हो रही थी। चलो आ गया घर। कहाँ गया था? पूछो मत तबस्सुम, मयूरी के साथ शहर के बाहर डैम में घूमने गया था। आश्चर्यचकित होकर के तबस्सुम ने कहा, क्या? हंस डैम घूमने गया, वो भी मयूरी के साथ लेकर के? व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज, लगता है कॉलेज जा करके परिवर्तन आ गया। तबस्सुम जोर जोर से हंसने लगी। सोनाली ने भी जोर जोर से हंसते हुए कहा, वही तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक, कॉलेज जाने के बाद हंस में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, देख करके मैं भी हैरान हूँ। और एक बात हो गई तबस्सुम, आप सुनोगी तो विश्वास नहीं होगा। और कौन सी बात हो गई? मैंने आज हंस से बातों बातों में पूछा कि मयूरी को पसंद करते हो क्या, प्यार करते हो क्या? अधीर होकर के तबस्सुम ने पूछा। फिर क्या जवाब दिया, जल्दी से बताओ सोनाली। हंसते हुए सोनाली ने कहा, हंस ने कहा, मयूरी मुझे पसंद है, मगर प्यार है कि नहीं पता नहीं। मैं दोनों को डांस सिखाती हूँ सोनाली, दोनों का हाव भाव और आंखों का हाव भाव देख करके मुझे तो पहले से ही पता चल गया था, मगर मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि दोनों की उम्र अभी कम है। ऐसी उम्र ही तो मन में प्यार के जज्बात जागते हैं। वैसे तो कई बार बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं बच्चे, फिर बड़े होने के बाद पता चलता है एक दूसरे को प्यार करते हैं। मुझे तो यह जोड़ी बहुत पसंद आती है, केवल डांस में नहीं, जिंदगी के सफर में भी दोनों हम सफर बने। हम दोनों, मेरा मतलब है मैं और अभिलाष, दोनों चाहते हैं ऐसा ही हो। अभिलाष बहुत पसंद करते हैं मयूरी को। मयूरी के मम्मी पापा की क्या इच्छा है हमें तो पता नहीं है। मयूरी के मम्मी तो हंस को बहुत पसंद करती हैं, मुझे पता है, मगर उसके पापा थोड़ा सा पुराने ख्यालात के हैं। आपको कैसे पता है यह बात? एक दिन मयूरी की मम्मी बता रही थी कि मयूरी का डांस करना भी उनको पसंद नहीं है। वो तो चाहते हैं कि मयूरी की शादी किसी बिजनेसमैन के लड़के से करें, मगर मयूरी की मम्मी नहीं चाहती हैं और मयूरी भी नहीं चाहती है। खैर, यह सब तो बाद की बात है, अभी तो दोनों को बहुत आगे जाना है। जब दोनों परिपक्व हो जाएंगे उसके बाद खुद ही निर्णय लेंगे। ऐसे में मयूरी के पापा उसे रोक भी नहीं पाएंगे। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब दोनों काफी प्रसिद्ध हो जाएंगे और परिपक्व भी हो जाएंगे। थोड़ा सा भावुक होकर के तबस्सुम ने कहा, हंस मेरा भी तो बेटा है सोनाली, मैं उसे खुश देखना चाहती हूं, जहां पर भी रहे खुश रहे। कभी अगर वक्त ने चाहा तो हंस को पता चलेगा कि उसके असली मम्मी पापा कौन हैं, वरना दूर से ही देख करके हम खुश हो जाया करेंगे। मुझे गलत मत समझना तबस्सुम, मैं समझती हूं तुम्हारे मन का दर्द, मगर मैं भी क्या करूं? हंस को अगर पता चल गया तो उल्टी प्रतिक्रिया भी हो सकती है, इसलिए मुझे डर लगता है, वरना मैं हंस को सब बातें बता देती। रहने दो सोनाली, हंस को दुख हो ऐसी कोई बात मैं भी नहीं करना चाहती। सच जान करके अगर हंस मुझसे नफरत करने लगे और डांस करना बंद कर दे तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। उससे अच्छा है जैसा चल रहा है चलने दो। मैं हमेशा हंस के साथ खड़ी रहूंगी, दूर से ही दुआएं देती रहूंगी ताकि वह आसमान की ऊंचाई को छू सके। अच्छा सोनाली, मुझे भी अभी घर पहुंचना है, मैं अब रखती हूं। ओके बाय बाय तबस्सुम, टेक केयर। सोनाली फोन बंद करके उठ करके किचन की ओर जाने लगी। तभी डॉक्टर अभिलाष भी घर आ गया। अभिलाष को देख करके सोनाली रुक गई। सोनाली के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी। देख करके अभिलाष ने पूछा, क्या हो गया सोनाली, तुम थोड़ी दुखी लग रही हो? तबस्सुम से बातें हो रही थी।
हंस के बारे में बातें करते करते बहुत दुखी हो जाती हैं तबस्सुम। उसका दुख देख करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मगर क्या करूं, उधर एक मजबूर माँ है और इधर एक मजबूर माँ है। तबस्सुम को देख करके मुझे भी दुख होता है सोनाली, मगर मैं भी एक मजबूर पिता हूँ। हंस और शंख कहाँ हैं? अपने अपने कमरे में पढ़ने बैठे हैं। आज हंस ने क्या किया तुम सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। अच्छा, ऐसा क्या किया हंस ने? अभी अभी आए हो, पहले फ्रेश तो हो लो। आशा चाय लेकर के आती होगी, चाय पीते पीते बताती हूँ। चाय की प्याली हाथ में लेकर के चाय में चुस्की लेते हुए अभिलाष ने पूछा, अब बताओ सोनाली क्या किया आज हंस ने? मुस्कुराते हुए सोनाली ने कहा, आज हंस मयूरी के साथ शहर के बाहर डैम में घूमने गया था। मयूरी के साथ नौका विहार भी किया। तुम्हें विश्वास हो रहा है अभिलाष? आश्चर्य से अभिलाष की प्याली से चाय छलक करके गिरी। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, क्या हमारे हंस ने यह गुल खिलाया? मुझे तो देख करके भी विश्वास नहीं होता है सोनाली। कॉलेज जाने के बाद हंस में इतना बड़ा परिवर्तन केवल इतनी बड़ी बात नहीं है। आज अपने मुंह से बताया उसे मयूरी पसंद है। तुमने उससे पूछा था क्या? हाँ, उसकी आंखें देख करके मुझे कुछ लगा, इसलिए मैंने पूछा। तुम मयूरी से प्यार करते हो क्या? तो उसने जवाब दिया, मुझे मयूरी पसंद है, उसका साथ अच्छा लगता है। प्यार करता हूँ कि नहीं पता नहीं। सोनाली हंसने लगी। शाबाश बेटा हंस, जैसा बाप वैसा बेटा। डॉक्टर अभिलाष भी हंसने लगा। अचानक सोनाली के चेहरे पर उदासी छा गई। डॉक्टर अभिलाष ने उदासी देख करके पूछा, अभी तो तुम हंस रही थी सोनाली, और अभी उदास कितनी जल्दी रंग बदल देती हो, क्या हो गया? तुमने ठीक ही कहा अभिलाष, जैसा बाप वैसा बेटा। उसका बाप भी तो बड़ा रोमांटिक इंसान है। खुश होकर के अभिलाष ने कहा, सो तो है, तुमने तो उसके बाप को कॉलेज के जमाने से देखा है। कहाँ देखा है अभिलाष? उसके पापा तो कुमार भार्गव हैं। सोनाली की बात सुनकर के अचानक अभिलाष के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, सच कहा सोनाली तुमने, उसके असली पिता तो कुमार भार्गव ही हैं। कभी कभी लगता है हंस से सारी बातें बता देता हूँ। मेरे मन पर भी एक बोझ है, मैं इस बोझ को और ढो नहीं सकता, मगर हंस के बारे में सोच करके फिर चुप हो जाता हूँ। हंस के कैरियर पर किसी तरह का बुरा असर पड़े मैं यह नहीं चाहता। जिस दिन हंस अपने कैरियर की ऊंचाई पर होगा, उस दिन सबसे पहले मैं हंस को उसकी जिंदगी की सच्चाई बताऊंगा। उसके साथ मैं धोखा नहीं कर सकता सोनाली। उसको देख करके कभी कभी मेरे मन में बहुत अपराध बोध होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं एक बहुत बड़ा चोर हूँ। किसी की कोई कीमती चीज चुरा करके मैंने अपने पास रख ली है। अभिलाष के कंधे पर हाथ रखते हुए सोनाली ने कहा, खुद को शांत करो अभिलाष, जब वक्त आएगा तो हम दोनों ही बताएंगे। तुम क्या सोचते हो, मेरे मन में अपराध बोध नहीं है क्या? बहुत है, मन पर एक बोझ है, मगर समय से पहले बताना भी तो ठीक नहीं है। आज तबस्सुम की बातों से जो दर्द टपक रहा था वह मैं फोन पर भी समझ गई थी। इतने सालों से कितना दर्द सह रही है वह मैं समझ सकती हूँ। ईश्वर करे जल्दी से उसकी गोद भर दे ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो। उसकी कोख से एक सुंदर प्यारे बच्चे को मैं धरती पर उतार सकूं। यह पुण्य का काम है, मैं अपने हाथों से करना चाहती हूं अभिलाष। तुम्हें लगता है सोनाली की इस उम्र में उन लोग एक और बच्चे के लिए सोचेंगे? मैं तबस्सुम से कहूंगी कि एक और बच्चे के लिए सोचें। जब गोद में एक और बच्चा आ जाएगा तो दर्द को अंक गणित भी थोड़ा सा बदल जाएगा। जीवन की बही खाते में दुख की घड़ी घट कर सुखी घड़ी जुड़ जाएगी। एक सुंदर से बच्चे का मुखड़ा देख करके पहले बच्चे को तो लोरियां गा करके सुला नहीं पाई, मगर दूसरे बच्चे को लोरियां गा करके उस पर ममत्व लुटा पाएगी। तुमने ठीक कहा, हमारे बीच में एक ऐसा रिश्ता है हंस के कारण, जिस रिश्ते को मरते दम तक निभाएंगे सोनाली। ईश्वर शायद यही चाहते हैं, तभी तो हंस को हमारी गोद में डाल दिया। किसी की गोद खाली कर दी और किसी की गोद भर दे। ईश्वर की भी क्या लीला है पता नहीं। हमारे साथ जो भी हुआ सो तो हुआ, मगर इसमें बेचारा हंस का क्या गलती है बताओ? माना कि हंस को हमने बहुत प्यार दे करके अपने बच्चे जैसा पाला है, मगर जो सच है वह तो सच ही रहेगा। सच को कभी झूठ तो नहीं बना सकते हैं। और जिस दिन हंस को सब पता चलेगा उस दिन क्या होगा, वही सोच करके मैं कभी कभी नींद में भी कांप जाती हूँ। कई बार सपना देखती हूँ जैसे हंस मुझे बाय बाय कह करके हाथ हिला करके दूर जा रहा है, और मैं दूर से हाथ बढ़ा करके उसे पुकार रही हूँ, कह रही हूँ, हंस मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अभिलाष, यह सपना किसी बात का इंगित तो नहीं है? ईश्वर हमें यह समझाना तो नहीं चाहते हैं कि किसी दिन
हंस हमसे दूर चला जाएगा। सोनाली की आंखें नम होने लगी। हो भी सकता है सोनाली, ईश्वर की लीला तो ईश्वर ही जानते हैं। हमें खुद को थोड़ा मजबूत बना करके रखना पड़ेगा भविष्य के लिए। भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को भी नहीं पता है। एक और बात अभिलाष, हम लोगों ने सोचा था शंख बदल गया है, मगर उसके मन में अभी भी मयूरी को लेकर के भावना है, हंस से जलन भी है। यह बात मुझे आज पता चली है जब मैं हंस से बात कर रही थी। शंख हमारी बात छुप छुप करके सुन रहा था। इस लड़के को लेकर के भी मुझे कभी कभी इतना डर लगता है कि बता नहीं सकते। ज्यादा सोचो मत सोनाली, उसे भी कॉलेज जाने दो। कॉलेज जा करके किसी लड़की से दोस्ती कर लेगा तो मयूरी को भूल जाएगा। वैसे भी मयूरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। कॉलेज जाए और किसी लड़की का हाथ पकड़ ले तो मेरी चिंता भी कम हो जाए। इस लड़के को तो समझा समझा करके मैं हार गई हूं। अब एक ही रास्ता बचा है, किसी लड़की को पसंद कर ले। बस कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद तो कॉलेज चला जाएगा। हो सकता है मेडिकल कॉलेज जाए, आजकल पढ़ाई को लेकर के सीरियस है। अच्छा है मेडिकल कॉलेज ही जाए। मैं नहीं चाहता कि हंस जिस कॉलेज में है उस कॉलेज में जाए, क्योंकि मयूरी भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है। मैं भी यही सोच रही थी अभिलाष, हंस और शंख दोनों अलग अलग कॉलेज में रहेंगे तो ही अच्छा है। एक कॉलेज में जा करके फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दे शंख, हंस के लिए मैं नहीं चाहती। चलो विषय को बदलो, इस विषय पर अब बात करना ठीक नहीं लग रहा है मुझे तो खुशी है कि हमारे हंस में थोड़ा बहुत बदलाव आया है। जैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही है चलने दो। भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है। भविष्य जब वर्तमान बन करके आएगा तब देखा जाएगा। सब कुछ का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना हमारा काम है। आगे ईश्वर की मर्जी। सोनाली की ओर देख करके डॉक्टर अभिलाष ने एक मुस्कुराहट बिखेर दी तो सोनाली ने भी मुस्कुरा करके उत्तर मुस्कुराहट से ही दी। 6 महीने के बाद एक दिन तबस्सुम और कुमार भार्गव दोनों ने मिलकर के हिंदुस्तानी क्लासिकल, कथक और वेस्टर्न डांस को फ्यूजन करके मयूरी और हंस को एक प्रोग्राम के लिए तैयार कर रहे थे। कुमार भार्गव ने ऐसा नृत्य विदेशों में भी बहुत किया है और लोगों ने बहुत पसंद किया। लोगों की डिमांड ही वे हिंदुस्तान में भी ऐसे प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। नृत्य करते करते अचानक तबस्सुम को चक्कर आ गया। कुमार भार्गव पास ही खड़ा था, उसने तुरंत तबस्सुम को संभाल लिया और सहारा दे करके उसके ऑफिस में ला करके बैठा दिया। तबस्सुम के ऑफिस में पानी की बोतल रखी थी। कुमार ने तुरंत उसकी आंखों पर पानी के छींटे मारे तो उसने आंखें खोली। अब कैसा लग रहा है तब्बू? ठीक लग रहा है कुमार? थोड़ा सा पानी पी लो। तुम्हारे लिए चाय मंगाऊं क्या? मन तो नहीं कर रहा है पीने का, फिर भी मंगा लो। थोड़ी सी पीने की कोशिश करूंगी, शायद अच्छा लगे। पानी पीने के बाद कुमार ने पूछा, अचानक चक्कर कैसे आ गया? तुम अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखती हो क्या तब्बू? कई बार खाना समय से नहीं खाती, हमेशा काम काम में और काम। कितनी बार कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, मगर मेरी बात सुनती ही नहीं हो। कुमार, मैं ध्यान रखती तो हूं अपना, और तुम भी तो हो मेरा ध्यान रखने के लिए। और कितना ध्यान रखूं? जरा सी भी कोई बात होती है कि तुम एकदम टेंशन में आ जाते हो। थोड़ा सा चक्कर आ गया था, मैं अभी ठीक हूं। मैं अभी तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। मैं मयूरी और हंस को कह देता हूं कि आज और कोई प्रैक्टिस नहीं होगा, दोनों घर चले जाएंगे। नहीं कुमार, प्रैक्टिस क्यों बंद करवा रहे हो? मैं आराम करती हूं यहां बैठ करके, तुम जा करके दोनों को प्रैक्टिस कराओ। नहीं, अभी तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है। हम डॉक्टर सोनाली त्रिपाठी के पास जा रहे हैं। इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? कुमार, तबस्सुम का हाथ पकड़ करके उठाते हुए कुमार ने कहा, और कोई बहाना मैं नहीं सुनने वाला, चलो डॉक्टर के पास। 1 मिनट कुमार, पहले बच्चों को बता तो दो, दोनों घर चले जाएंगे, नहीं तो इंतजार करते रह जाएंगे। अच्छा तुम 2 मिनट बैठो, मैं बता करके आता हूँ। इधर हंस और मयूरी भी चिंतित हैं। तबस्सुम मैम को अचानक चक्कर आ गया देख करके। कुछ देर दोनों चुपचाप खड़े रहे, फिर मयूरी ने कहा, तबस्सुम मैम को क्या हो गया? हंस, मुझे कैसे पता चलेगा मयूरी? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? तुम भी बहुत सिली सवाल करती हो। असल में मैम बहुत मेहनत करती हैं, शादी के बाद अपना ध्यान नहीं रख पाती होंगी, इसलिए चक्कर आ गया होगा। बड़ी मासूमियत से मयूरी ने कहा, तुम इतना दिमाग क्यों लगा रही हो मयूरी? तबस्सुम मैम के साथ कुमार सर तो हैं, दोनों बातों में लगे थे। इतने में कुमार भार्गव ने आकर के कहा, हंस और मयूरी, तुम दोनों आज घर चले जाओ बच्चों,
मैं अभी तुम्हारी मैम को लेकर के डॉक्टर के पास जा रहा हूं। मयूरी ने कहा, कुमार सर, मैम को क्या हो गया? मुझे भी पता नहीं है बेटा, हंस के मम्मी के पास ही लेकर के जा रहे हैं, चेकअप के बाद पता चलेगा क्या हो गया। ठीक है, फिर हम घर जाते हैं अंकल, हंस ने कहा। अचानक हंस के मुंह से अंकल शब्द सुन करके थोड़ी देर के लिए कुमार भार्गव भावुक हो गया और सोचने लगा, मेरा खुद का बेटा ही मुझे अंकल कह करके पुकार रहा है। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन भी जिंदगी में आएगा। हंस बेटा, एक बात, तुम लोगों को कल क्लास आना है कि नहीं फोन करके बता देंगे, फोन करने के बाद ही आना। हंस ने कहा, अच्छा अंकल, अब हम जा रहे हैं, बाय। मयूरी ने कहा, मैम की तबीयत ठीक है कि नहीं हमें कब पता चलेगा सर? मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मयूरी, हंस ने कहा। ठीक है, चलो हंस, हम लोग चलते हैं। डॉक्टर सोनाली तबस्सुम को अंदर लेकर के गई चेकअप के लिए। बाहर बैठ करके अधीरता से कुमार भार्गव प्रतीक्षा करने लगा और सोचने लगा, खून की कमी तो नहीं है, हो भी सकता है, एकेडमिक में इतनी मेहनत करती हैं तब्बू, उसके बाद घर जाकर के मम्मी पापा की सेवा में लगी रहती हैं। घर में हेमलता हैं मम्मी पापा की सेवा करने के लिए, मगर अपने हाथों से जब तक उनको चाय या खाना बना करके नहीं देती तब तक तब्बू को चैन नहीं पड़ता है। कई बार मैंने मना किया तो कहती है, मुझे कभी अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं मिला जितना प्यार तुम्हारे मम्मी पापा से मिलता है। मुझे लगता है किसी जन्म में दोनों मेरे ही मम्मी पापा थे। थोड़ा सा मुझे मौका मिला है उनकी सेवा करने का, मुझे करने दो कुमार, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। मम्मी पापा भी तबस्सुम के नाम से पागल हैं, उनको अगर पता चलेगा तब्बू को चक्कर आ गया तो दोनों परेशान हो जाएंगे। मम्मी पापा भी कहते हैं हमारी कोई बेटी नहीं है, लेकिन हमें बेटी मिल गई है, हमारा भरा पूरा परिवार है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई तब्बू को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ईश्वर कभी भी मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कब डॉक्टर सोनाली बाहर आएंगी, मुझे तो और इंतजार करते नहीं बन रहा है। कुमार भार्गव सोच की दुनिया में उलझा हुआ था कि अचानक डॉक्टर सोनाली की आवाज गूंजी, कुमार साहब क्या सोच रहे हैं? जाइए लखनऊ के फेमस स्वीट शॉप से मेरी मनपसंद स्वीट गुलाब जामुन ले आइए। कुमार भार्गव के सामने खड़ी होकर के डॉक्टर सोनाली मुस्कुरा रही थी और तबस्सुम के चेहरे पर शर्म की लाली बिखरी हुई थी। आश्चर्यचकित होकर के कुमार भार्गव ने कहा, एक तो तब्बू को चक्कर आया है और आप मिठाई की बात कर रही हैं, पहले मुझे बताइए तो क्या हो गया? डॉक्टर सोनाली को कुमार भार्गव को थोड़ा सा और परेशान करने का मन हुआ, इसलिए कहा, कोई बीमारी नहीं है, इसलिए तो मिठाई की बात कर रही हूं। बिल्कुल ठीक है आपकी तब्बू, कुमार भार्गव ने चैन की सांस लेते हुए कहा। थैंक गॉड, यहां बैठे बैठे मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। मुस्कुराते हुए सोनाली ने कहा, कैसे ख्याल आ रहे थे कुमार साहब, मैं सुन सकती हूं क्या? नहीं, मैं नहीं बता सकता, बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। डॉक्टर सोनाली प्लीज बताइए, तब्बू के शरीर में खून की कमी तो नहीं है? खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है, बहुत जिद्दी है, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है। अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो फिर जो हुआ वह होना संभव नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर सोनाली? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, आप पहेलियां बुझा रही हैं। घर जाकर के आपकी प्यारी तब्बू से पूछ लेना। क्यों तबस्सुम, अपने पति की बात नहीं सुनती हो क्या? अगर बात नहीं सुनती हो तो ऐसा कमाल कैसे कर दिया? डॉक्टर सोनाली थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगी। परेशान होकर के कुमार भार्गव ने कहा, अब तुम ही बताओ तब्बू, तुमने क्या कमाल किया है? जोर जोर से हंसते हुए डॉक्टर सोनाली ने कहा, आप बहुत सीधे हैं कुमार साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर सोनाली से बात सुन करके कुमार भार्गव खुशी से उछल करके खड़ा हो गया और कहा, डॉक्टर सोनाली आप सच कह रही हैं? तब्बू के चेहरे पर शर्म की लाली देख करके आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं तो बहुत घबराया हुआ था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब देख रहा हूँ तब्बू के चेहरे पर सच में शर्म की लाली बिखरी हुई है। आप फिर एक बच्चे के पिता बनने जा रहे हैं कुमार साहब, मुझे बहुत खुशी है कि आपके जीवन में फिर से खुशियां आने वाली हैं। कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है कि मैं हंस को नहीं बता पा रही हूँ कि आप लोग उनके माता पिता हैं। डॉक्टर सोनाली के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई। कुमार भार्गव ने कहा, मेरा बेटा हंस आपके पास सही सलामत है, मुझे उसे लेकर के कोई चिंता नहीं है। हम दोनों अब तो रोज मिलते हैं उससे, यह क्या कम है? हम भी
नहीं चाहते कि हंस को पता चले और हमसे रूठ करके दूर चला जाए। अगर कभी वक्त ने ऐसा मौका दिया तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो आपने मुझे इतनी खुशखबरी दी कि खुशी मेरे दिल में समा ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है तब्बू को गोद में लेकर के खूब नाचूं। शर्मा करके तबस्सुम ने कहा, कुमार तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। डॉक्टर सोनाली के सामने कैसी बातें कर रहे हो? तो क्या हुआ, हम तो दोस्त हैं, हम उम्र भी हैं। तुम्हें अगर गोद में ले लिया उसके सामने तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ जाएगी। कुमार की बात सुनकर के डॉक्टर सोनाली ने कहा, जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक तबस्सुम डांस नहीं करेगी। अभी पूरा आराम करने की जरूरत है। एकेडमिक जा सकती है मगर डांस नहीं कर सकती है। कुमार साहब, बच्चों को डांस तो अब आप को ही सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर सोनाली, तब्बू को पूरा आराम मिलेगा। मेरे साथ बैठी रहेगी वही काफी है, उसी से मुझे बहुत ऊर्जा मिल जाएगी। बच्चों को डांस मैं सिखाऊंगा, सामने प्रोग्राम है, दोनों को तैयार करना भी जरूरी है। खुश होकर के कुमार भार्गव ने कहा। डॉक्टर सोनाली ने कहा, आप दोनों बैठो, मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। एक आयरन की गोली और एक कैल्शियम की गोली रोज एक 3 महीने तक लेना है। हर महीने में आप एक बार आकर के चेकअप जरूर करवाना तबस्सुम। और डाइटिशियन का जो भी कहूँ कम ही है, इसलिए आप दोनों के सामने आता हूँ तो कहने के लिए कोई शब्द होता ही नहीं है मेरे पास। केवल मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा और सम्मान होता है। मैंने तबस्सुम को आपके हवाले कर दिया। चला, तबस्सुम को आप संभालिए और मैं एकेडमिक संभालता हूँ। आप तीनों बहुत खुश हैं, मगर जब डॉक्टर अभिलाष को पता चलेगा तो वह भी बहुत खुश होगा। तबस्सुम और कुमार भार्गव की सुखी जीवन बगिया में फिर से खुशी के फूल खिलने वाले हैं। घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजने वाली हैं। कुमार भार्गव के मम्मी पापा को जब पता चलेगा तो उनके दिल में आनंद समा पाएगा कि नहीं पता नहीं। अब धीरे धीरे तबस्सुम और कुमार भार्गव के रिश्ते घाव को मरहम लगने वाला है। जब से तबस्सुम की शादी हुई है और वह ससुराल चली गई, तब से जरीना के जीवन में एक सूनापन आया है। जरीना का मन तो चाहता था कि वह अपनी छोटी आपा के साथ चली जाए, मगर उसके अंदर की कर्तव्य भावना ने उसे बड़ी आपा के पास रोक लिया। अपना पूरा कर्तव्य अच्छे से निभाती तो है जरीना, मगर अंदर ही अंदर घुटती भी है, क्योंकि आजकल तबस्सुम से खिलखिला करके बातें करने का अवसर ही नहीं मिलता है। कभी कभी फोन पर बातें हो जाती हैं मगर अधिक नहीं होती हैं। तबस्सुम की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, एक तो एकेडमिक का काम और ऊपर से घर परिवार की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। जरीना वक्त निकाल करके कभी कभी तबस्सुम से मिलने जाया करती है। जरीना के स्वभाव के कारण उसे कुमार भार्गव के माता पिता भी बहुत पसंद करते हैं। तबस्सुम के जीवन में कोई खुशी की बात हो या दुख की बात हो, जरीना आपा से वह जब तक नहीं बताती है तो रात को उसे नींद कहां आती है। आज भी जब डॉक्टर सोनाली ने बताया कि वह गर्भवती है तो अवसर ढूंढने लगी कब जरीना आपा को यह सुखद समाचार दिया जाए। घर पहुंच करके कुमार भार्गव ने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को यह सुखद समाचार दिया तो वर्षों के बाद मन की इच्छा पूरी होने से दोनों के चेहरे पर खुशी की आभा बिखर गई। अपने मम्मी पापा के चेहरे पर खुशी देख करके आज कुमार भार्गव के चेहरे पर भी शांति की आभा बिखर गई है। एक बच्चे की किलकारी से घर गूंज उठेगा तो घर घर जैसा लगने लगेगा। कुमार भार्गव की मां शैलजा ने कहा, तब्बू बेटा अब तुम्हें घर में आराम करना है, हमारी सेवा हेमलता कर लेगी। वैसे भी हम अभी भी चल फिर सकते हैं, अपना काम थोड़ा बहुत खुद भी कर सकते हैं। कुमार भार्गव के पापा निखिलेश भार्गव ने कहा, अब तुम हमें चाय बना करके पिलाती थी तब्बू बेटा, अब हम तुम्हें चाय बना करके पिलाएंगे, तुम बस आराम करोगी और मुझे एक सुंदर सी पोती ला करके दोगी। शैलजा ने कहा, पोती क्यों, पोता क्यों नहीं, पोती होगी तो मेरे साथ खूब जमेगी। हमारे घर में कोई बेटी नहीं है, मैं चाहता हूं कि एक बेटी आ जाए हमारे घर में। तबस्सुम ने कहा, क्यों पापा, मैं आपकी बेटी नहीं हूं क्या? तुम भी मेरी बेटी हो, मगर तुम अब सयानी हो गई हो। मुझे तो एक छोटी सी गुड़िया जैसी बेटी चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं, तुतला करके बात कर सकूं। जब वह पूरे घर में फुदकती फिरेगी तो उसे देख करके मन खुश हो जाएगा। कुमार भार्गव ने कहा, अपनी बहू से कहिए पापा कि अपना ध्यान रखे, मेरी बातें नहीं सुनती है। घर में पोती आए या पोता आए,
स्वस्थ और सुंदर आना चाहिए, बस यही मेरी इच्छा है। मैं तो घोड़ा बन जाऊंगा और उसे पीठ पर बैठा करके पूरे घर में घूमूंगा। उसे मैं मेरी तरह एक बहुत अच्छा डांसर बनाऊंगा। तबस्सुम ने कहा, बिल्कुल नहीं कुमार, उस पर तुम बिल्कुल भी अपनी मर्जी नहीं चलाओगे। उसे जो भी बनना है खुद अपनी मर्जी से बनेगा या बनेगी, उस पर हम अपनी मर्जी कभी नहीं थोपेंगे। शैलजा ने कहा, बिल्कुल सही कहा तब्बू बेटा, हमारी जिंदगी तो दूसरों की मर्जी ढोते ढोते बीत गई। आज के जमाने में ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ने देना चाहिए। निखिलेश भार्गव ने कहा, शैलजा तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मैंने कब तुम पर अपनी मर्जी थोपी है? बच्चों के सामने बताऊंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों मुझे अपना डांस क्लब बंद नहीं करना पड़ा क्या? तुमने चलने दिया था क्या? यह कह करके रोक दिया था कि घर में बैठ करके बच्चों की देखभाल करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं घर को समय दे सकूं। तुम अगर मुझे थोड़ा सा सहयोग देते हो तो मैं डांस स्कूल चला कभी तुम्हारे पास हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पहले जमाने की औरतों की तो यही कहानी है, केवल मेरी कहानी नहीं है, सबकी यही कहानी है। तो मैं क्या करता शैलजा, मेरी नौकरी भी तो बहुत जिम्मेदारी वाली थी। तुम्हें तो पता है मुझे कभी भी कहीं पर भी जाना होता था। अगर शहर शहर तुम्हें लेकर के घूमता तो कुमार की इतनी अच्छी परवरिश नहीं होती। सब कुछ सोच करके मैंने तुम्हें घर बैठने के लिए कहा था। बुढ़ापे में अभी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, घर में कुमार का इतना अच्छा डांस सिखाया फिर भी शिकायत करती हो। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मेरे मन में भी कुछ इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए कह रही हूं कि आज के जमाने में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुमार ने कहा, मम्मी आप इतनी अच्छी डांसर हो, आपके कारण मैं भी तो अच्छा डांसर हूं। आपको मुझ पर गर्व नहीं होता है क्या? आज खुशी के मौके पर पुरानी बात रहने दो मम्मी पापा, जो बीत गई सो बात गई। मम्मी अब आप अपनी पोती को अपनी मर्जी के हिसाब से ही बड़ी करना। आपकी पोती जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, हम उस पर अपनी मर्जी कभी नहीं थोपेंगे। मुस्कुरा करके तबस्सुम ने कहा, कुमार तुम्हें जैसे सब कुछ पता है, तुम्हारी बेटी ही होने वाली है। पता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, देखना तब्बू मेरी बात सच निकलेगी। हंसी खुशी के वातावरण में अभी बातचीत चल ही रही थी कि तबस्सुम का मोबाइल बज उठा। तबस्सुम उठा करके मोबाइल लेने जाने लगी तो कुमार ने कहा, तुम आराम से बैठो तब्बू, ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, मैं ला करके देता हूं मोबाइल। मोबाइल उठा करके कुमार ने देखा जरीना का फोन है, तो मोबाइल तब्बू के हाथ में देते हुए कुमार ने कहा, लो तुम्हारी जरीना आपा ने फोन किया है। बड़े सही मौके पर फोन किया उसने। मोबाइल लेकर के तबस्सुम ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, मम्मी पापा मैं जरीना आपा से जरा बात कर लूं। हाँ हाँ बेटा, इत्मीनान से बात कर लो। तबस्सुम अपने कमरे में जा करके सोफे पर बैठ गई आराम से और कॉल रिसीव करके कहा, हेलो जरीना आपा, कैसी हो बताओ? मैं तो बहुत अच्छी हूँ छोटी आपा, मगर आपकी याद बहुत आती है। आज सुबह से पता नहीं क्यों आपकी बहुत याद आ रही है। सोचा था एक बार आपसे मिलने के लिए आऊं, मगर फिर कुछ सोच करके रुक गई। आप बताओ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, मगर कुछ कुछ ठीक भी नहीं है। यह कैसी बात हो गई छोटी आपा? ठीक भी है और कुछ कुछ ठीक भी नहीं है, और कुछ साफ साफ बताओगी कि नहीं? जरीना आपा तुम मौसी बनने जा रही हो। बात सुनकर के जरीना खुशी से चहक पड़ी, क्या मैं मौसी बनने वाली हूं? मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा है छोटी आपा, इसलिए सुबह से आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे। अब तो मुझे आपसे मिलने आना पड़ेगा, तो आ जाओ ना, मुझे भी तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। कितने दिन हो गए तुमसे बैठ करके जी भर के बातें नहीं की हैं। तुम आओगी तो कम से कम 2 दिन के लिए आना, जी भर करके तुम्हारे साथ बैठ करके बातें करना चाहती हूँ। 2 दिन के लिए आऊंगी तो बड़ी आपा को कौन देखेगा? जी तो बहुत करता है, मगर पाँव में बेड़ी जो पड़ी है। जरीना आपा तुम्हारे बेटे को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, तुम उसकी शादी क्यों नहीं कर देती हो? बहू आ जाएगी तो तुम थोड़ी आजाद हो जाओगी, फिर मेरे पास जब मन करे तो आ सकती हो। छोटी आपा आपको भी जान करके खुशी होगी, हमारे साजिद ने एक लड़की से प्यार किया जो हॉस्पिटल में नर्स है, मगर हिंदू लड़की है। मैं लड़की के मम्मी पापा से बात करने से घबराती हूँ, कहीं उन लोग नाराज हो गए तो, इसलिए मैं आपसे आकर के बात करना चाहते थे। आप और कुमार साहब मिलकर के अगर रिश्ता तय कर देते तो बहुत अच्छा होता। बेचारा साजिद भी दुखी रहता है सब कुछ सोच करके। खुशी से तबस्सुम चहक पड़ी, कितनी खुशी की बात सुनाई तुमने जरीना आपा, आज ही मैं कुमार से बात करूंगी। एक काम करो, कल तुम आ जाओ,
थोड़ा सा समय निकाल करके साजिद को लेकर के आना, उससे बात हो जाएगी तो और अच्छा होगा। डॉक्टर अभिलाष और सोनाली त्रिपाठी के हॉस्पिटल में नर्स है, तो मैं डॉक्टर अभिलाष और सोनाली त्रिपाठी से भी बात करूंगी। दोनों अगर उस लड़की के मम्मी पापा से बात करेंगे तो उन लोग मना नहीं कर पाएंगे। उस लड़की का नाम तो तुमने बताया ही नहीं, उसका नाम है शिवानी केलकर। ठीक है, जिस दिन डॉक्टर सोनाली के पास जाऊंगी चेकअप के लिए, मैं डॉक्टर सोनाली को साथ लेकर के शिवानी से बात करूंगी, उसके मन की और उसके घर की हालात को जानने की कोशिश करूंगी। आपकी बहुत मेहरबानी छोटी आपा मुझ पर, आप नहीं होती तो पता नहीं कहां भटक जाती अपने बेटे को लेकर के। आपके ही कारण मेरे बेटे को इतनी अच्छी नौकरी दी डॉक्टर अभिलाष साहब ने। तुमने तो हमारे लिए पूरी जिंदगी दे दी जरीना आपा। मैंने तो बहुत छोटा सा काम किया है, तुम्हारे त्याग के सामने हमारा काम बहुत छोटा है। अभी भी तो तुम्हारी बड़ी आपा की इतनी सेवा करती हो। साजिद की शादी हो जाएगी तो घर में एक नर्स आ जाएगी, फिर तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। तुम्हारी बड़ी आपा की सेवा तुम्हारी बहू ही कर लेगी। फिर आप जल्दी से जल्दी मेरे साजिद की शादी करवा दो छोटी आपा। मैं आपके पास आकर के रहना चाहती हूँ आपकी सेवा करने के लिए। आपकी बच्ची को मैं अपने हाथों से दुलारना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ, पालना चाहती हूँ। तुम्हें पता है क्या मुझे बेटी होने वाली है या बेटा? पता नहीं, पूरा विश्वास है मुझे कि इस बार आपकी गोद में बेटी आने वाली है। जैसा तुमने कहा कुमार ने भी वही कहा है। देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी है। छोटी आपा या खबर मैं बड़ी आपा को दूं कि नहीं? हाँ बता देना। तुम्हारी बड़ी आपा कैसी हैं? अच्छी हैं, मगर कभी कभी उदास हो जाती हैं, आपको बहुत याद करती हैं छोटी आपा। एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो, क्या कहना है? अब आप बड़ी आपा को माफ कर दो। माफ तो कर दिया जरीना आपा, हाँ मुझे मालूम है माफ कर दिया, मगर आपने कभी उन्हें अम्मी कह करके नहीं पुकारा। अब तो आपके जीवन में ईश्वर ने खुशी दे दी है, कम से कम एक बार आ करके अपने मुंह से खुशखबरी देना बड़ी आपा को, और अम्मी कह करके पुकारना मेरी आपसे इल्तजा है। मैं कोशिश करूंगी जरीना आपा, फिर तुम अभी अम्मी से कुछ मत कहना, हम दोनों आकर के ही उनको यह खुशखबरी देंगे। कमरे में घुसते हुए कुमार ने बातें सुन ली, इसलिए पूछा, क्या कोशिश करोगी तब्बू? किसे क्या खुशखबरी देने वाली हो? जरीना आपा मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। तुम कब आ रही हो? मैं कल आऊंगी। आप घर में रहोगी ना? हाँ हाँ मैं घर में ही रहूंगी। अब तो घर में ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर सोनाली बोल दिया है डांस बंद। बिल्कुल सही तो कहा है। ठीक है छोटी आपा, मैं रखती हूँ, आप अच्छे से रहना, कल मिलती हूं। ठीक है, तुम भी अच्छे से रहना। फोन बंद करके कुमार की ओर देख करके तबस्सुम ने कहा, जरीना आपा कह रही हैं या खुशी की खबर हम दोनों जा करके मुमताज मैडम को देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। जरीना आपा तो कह रही थी आजकल बहुत गुमसुम सी रहती हैं। ठीक है तब्बू, बीती बात बिसार दो। उन्होंने हमसे माफी तो मांग ली, माफ कर दो। अब हमारी जिंदगी में फिर से खुशी आ रही है, या खुशी उनको भी शेयर करनी चाहिए, आखिर नानी हैं। माफ तो मैंने कर दिया, मगर अभी तक अम्मी कह करके नहीं बुलाया, इसलिए हमेशा दुखी रहती हैं। ठीक है तब्बू, इस बार जा करके तुम उन्हें अम्मी कहना और उनसे गले भी मिलना। मेरी तब्बू छोटे दिल की नहीं है। ठीक है कुमार, हम दोनों जाएंगे, जा करके यह खुशखबरी अम्मी को देंगे। थैंक यू तब्बू, तुमने मेरी बात सुनी। उन्होंने गलती की तो सजा भी भुगत रही हैं, अब हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। फिर कहीं यह ना सोच लें कि हमें उनकी जायदाद की लालच है। किसी के सोचने से क्या होता है, हमें लालच नहीं है, यह बात तो हमें मालूम है। मन से निगेटिव बात निकाल दो। अभी तुम्हें हमेशा पॉजिटिव बात सोचना है और खुश रहना है, ताकि एक हंसती खेलती हुई सुंदर सी लड़की हमारी गोद में आ जाए। कुमार के कंधे पर अपना सिर रख करके तबस्सुम ने एक चैन की सांस ली और कहा, तुम्हें मैं खुशी दे पाई, इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूं कुमार। मम्मी पापा के चेहरे पर खुशी देख करके मन को बहुत सुकून मिलता है। मेरे कारण अब तक इस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी, इसलिए मन में एक अपराध बोध रहता था। अब सब कुछ दूर हो जाएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। तबस्सुम के माथे पर एक प्यार का चिन्ह अंकित करते हुए कुमार ने उसे अपनी बाहों में भर लिया।
कुछ दिनों से जरीना अक्सर चुपचाप रहती थी और चेहरे पर एक उदासी सी रहती थी, मगर अचानक 2 दिन से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की उजली किरण देख करके मुमताज बानो सोचने पर मजबूर हो गई। 2 दिन से देख रही हूं जरीना के चेहरे पर रौनक है, काम करते करते गुनगुना भी रही है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? अचानक ऐसा क्या हो गया कि उदासी का चोला उतार करके खुशी का रंगीन दुपट्टा ओढ़ लिया? क्या साजिद की शादी पक्की हो गई? क्या लड़की वाले मान गए? इतनी जल्दी मान जाएंगे मुझे तो नहीं लगता है। एक मिडिल क्लास की हिंदू परिवार की मानसिकता अभी भी वैसी है जैसी मेरी थी। जब मैं नहीं मान पाई अपनी बेटी की शादी किसी हिंदू लड़के से करना, तो भला एक मिडिल क्लास हिंदू परिवार कैसे मानेगा अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान लड़के से हो? अगर ऐसा हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। फिर भी मैं एक बार पूछ करके देखती हूं आखिर मुस्कुराहट का कारण क्या है। मेज पर खाना लगाते लगाते जरीना गुनगुना रही है, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। क्या बात है जरीना, 2 दिन से देख रही हूं तू बड़ी गुनगुना रही है, चहक रही है, गाल बिल्कुल खुशी से लाल टमाटर हुए जा रहे हैं। मुस्कुरा करके जरीना ने कहा, आप भी कैसा मजाक कर रही हैं बड़ी आपा, मेरे गाल और लाल टमाटर? पता नहीं क्यों बड़ी आपा आज बहुत मन हो रहा है गुनगुनाने का। कुछ तो बात है जरीना, तो मुझसे छुपा रही है, पर बहुत दिनों के बाद तेरे चेहरे पर यह मुस्कुराहट देख करके मुझे भी मुस्कुराने का मन कर रहा है। बहुत दिनों से मेरे दिल पर भी उदासी के बादल छाए हुए हैं, तो आप भी कोई सुंदर सा गाना गुनगुनाओ ना बड़ी आपा। मुझे पता है आप अच्छा गा लेती हो, मगर आजकल तो गाना ही भूल गई हो। बड़ा मन हो रहा है आपा का गाना सुनने का, सुनाओ ना आपा। पहले तू बता कि तेरे मन में कौन सी बात है जिसके कारण तू इतनी खुश है? खुश हूँ तो खुश रहने दो ना, ऐसी कोई खास बात नहीं है, एक गाना सुनाओ ना बड़ी आपा। मुमताज बानो ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाना शुरू किया। 2 घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम जमाने से दूर जा बैठे, दिल को एक दिन जाना था वहीं पहुंचा जहां ठिकाना था, दिल वही दिल जो दिल में जा बैठे। जरीना मुमताज बानो के पास आंखें बंद करके बैठ करके वह पुरानी गजल सुन रही थी। पहले भी वह कई बार मुमताज बानो को गाते हुए सुनी है। एक बार पूछा तो बताया यह गजल उसे बहुत पसंद है। अब मुमताज बानो को तबस्सुम के पापा से प्यार हुआ था, तब उसने यह गजल उन्हें सुनाई थी। मुमताज बानो की गजल सुन करके और क्लासिकल नृत्य देख करके ही तो तबस्सुम के पापा मोहित हो गए थे। मुमताज बानो बहुत ही बुरी इंसान है ऐसा भी नहीं है, मगर परिस्थितियों के बस हो करके उसने जो कदम उठाए थे उसके कारण सबकी आंखों की किरकिरी बन गई। कुमार भार्गव और तबस्सुम ड्राइंग हॉल के दरवाजे के पास आकर के इतनी सुरीली सी आवाज सुन करके खड़े हो गए। तबस्सुम तो अपनी अम्मी को गाते हुए कई बार सुना है, मगर कुमार भार्गव ने पहली बार सुना है। वैसे इस गाने में मोहब्बत के साथ साथ दिल में एक कसक भी पैदा होती है। जैसे ही गजल खत्म हुई डोर बेल बज उठी। जरीना ने उठ करके तुरंत दरवाजा खोला। थोड़ा सा उसको आभास था छोटी आपा और कुमार साहब के आने का। दरवाजा खोल करके खुश होते हुए जरीना ने कहा, मुझे पता था आप दोनों हैं, थोड़ी देर पहले आते तो बड़ी आपा की गजल सुन पाते। कितनी मिठास है उनकी आवाज में, मैं तो खो जाती हूँ। मुस्कुरा करके कुमार भार्गव ने कहा, मैंने आज पहली बार मुमताज मैम की गजल सुनी है, सचमुच बहुत मिठास है आवाज में, एक कसक भी है। हम तो यहीं पर खड़े होकर के सुन रहे थे। मुमताज बानो ने पूछा, जरीना दरवाजे के पास क्यों अटक गई, कौन आया है? आप दोनों अंदर आइए, आकर के बैठिए, जरीना ने कहा। दोनों को देख करके खुशी से खड़ी हो गई मुमताज बानो और मुस्कुरा करके कहा, बिना कोई खबर दिए दोनों इस वक्त। तबस्सुम आगे बढ़ करके मुमताज बानो से लिपट गई और खुशी से रो पड़ी, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ कई बार बुरा व्यवहार किया। आपके गाने में आज बहुत दर्द था। आज तब्बू के इस तरह से गले लगना, वर्षों बाद अम्मी कह करके पुकारना मुमताज बानो की आंखों में आंसू ला दिया। भावुक होते हुए कहा, मैं तो तुमसे कभी नाराज नहीं थी तब्बू, मैं तो अंदर ही अंदर घुट रही थी। आज तुमने मेरे गले लग करके मुझे अम्मी कह करके पुकार करके जो खुशी दी, वह खुशी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अपनी खोई हुई बेटी मुझे मिल गई है। पर तुमने कब गाना सुन लिया तब्बू? हम दोनों बाहर ही खड़े थे, आप गा रही थी, हम लोग सुन रहे थे। अभी भी आप इतना अच्छा गाती हो, कभी कभी फंक्शन में गाया करो ना अम्मी।
डांस नहीं कर सकती हो तो क्या हुआ, गाना तो गा ही सकती हो। मुस्कुरा करके मुमताज बानो ने कहा, बैठकर बातें करते हैं, कुमार बैठ जाओ। बैठते हुए कुमार भार्गव ने कहा, सचमुच आंटी आप बहुत अच्छा गाती हैं, इस बार जब फंक्शन होगा तो आपका गाना मैं अवश्य रखूंगा। बहुत गाया करती थी, बहुत प्राइसेस जीते हैं मैंने, डांस की ओर ज्यादा ध्यान दिया इसलिए गायकी लगभग छूट गई थी। कुमार ने कहा, आप में इतने सारे गुण हैं मुझे पता ही नहीं था। अब तो डांस बंद हो गया इसलिए गायकी फिर से शुरू करिए। शुरू करने से पहले डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी से पूछना पड़ेगा, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, गाना गाने से भी हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। हाँ कभी कभी गा सकती हूँ मगर उसे प्रोफेशन नहीं बना सकती हूँ। ठीक है अम्मी, अभी आप कभी कभी गा करके हमें सुनाया करो। मुझे याद है जब मैं छोटी थी आप कितनी बार लोरी गा करके मुझे सुलाती थी, कितनी सुरीली आवाज थी आपकी। आपकी लोरियां सुन करके मैं कब सो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। आज तुम्हें इतनी खुश देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तब्बू। कुमार के चेहरे पर भी आज खुशी की बहुत रौनक दिख रही है। जरीना भी 2 दिन से बहुत खुश है, कभी कभी तो गुनगुनाती रहती है। मैंने पूछा तो मुझे बताया कुछ नहीं। यूं ही अब तब्बू तुम मुझसे झूठ मत बोलो, आखिर इस खुशी का कोई ना कोई तो राज है। चाय और मिठाई लेकर के आते हुए जरीना ने कहा, मैं बताती हूँ बड़ी आपा, आप नानी बनने वाली हैं। जरीना झुक करके ट्रे रखने लगी तो मुमताज बानो ने उसकी पीठ पर एक चपत लगाते हुए कहा, आजकल तू बहुत शैतान हो गई है जरीना। 2 दिन से पूछ रही हूं मगर मुझे कुछ भी नहीं बताया। कैसे बताती बड़ी आपा, मुझे छोटी आपा ने मना कर दिया था, कह रही थी खुद ही आकर के आपको बताएंगी। मुमताज बानो उठ करके तबस्सुम के पास गई और उसके माथे पर एक प्यार का चिन्ह अंकित करते हुए कहा, जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तुम और तुम्हारी संतान सलामत रहे। कितने महीने हुए हैं अम्मी? 3रा महीना चल रहा है। कुमार की ओर देख करके तबस्सुम थोड़ी शर्मा गई। मुमताज बानो ने कुमार की ओर देख करके कहा, कुमार अब इसका डांस बिल्कुल बंद, एकेडमी आपको संभालना है। मैं तो आजकल कुछ कर नहीं पाती हूँ। हाँ कभी कभी मैं आ जाऊंगी सब कुछ देखने के लिए, घर से निकल करके मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। अम्मी डांस नहीं कर पाती तो क्या हुआ, कुमार के साथ जा करके वहाँ पर बैठ तो सकती हूँ, मुझे भी घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है। आप भी आ जाओगी तो दोनों मिलकर के बैठ करके बातें करेंगे। तुम्हारे सासू माँ और ससुर जी कैसे हैं? उन लोग तो बहुत खुश होंगे। अब घर में बच्चों की किलकारियां जो गूंजेंगी, उन लोगों ने बहुत इंतजार किया है। सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है, वरना आज एक जवान पोता घर में होता। कई बार मन होता है हंस को सब कुछ बता दूं, मेरे मन पर एक बोझ है, यह बोझ उठाते नहीं बन रहा है। पता नहीं कब मेरी जान निकल जाएगी। बात मन में लेकर के एक लंबी सांस छोड़ी मुमताज बानो ने। अम्मी आप अब पहले से बहुत ठीक हो, इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला। और फिर डॉक्टर अभिलाष त्रिपाठी किस लिए हैं? लखनऊ का फेमस कार्डियोलॉजिस्ट से आपका इलाज चल रहा है। सब कुछ तुम्हारे कारण तब्बू बेटा। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया मगर तुमने बुराई का जवाब भलाई से दिया। माँ बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं मगर मुझे अपनी बेटी से बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी देर बाद कुमार ने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ना ही छोटे बड़े का भेद होता है। जहाँ से भी जो भी अच्छी बात सीखने को मिल जाए सीख लेनी चाहिए। मेरा भी कई बार मन होता है मैं हंस को सब कुछ एक बार बता करके तो देखूं, मगर डॉक्टर अभिलाष और सोनाली ने मना कर दिया इसलिए चुप रह गया। कई बार मन में तूफान उठता है फिर खुद को शांत करना पड़ता है। डॉक्टर अभिलाष ने तुम लोगों को मना किया, मुझे तो मना नहीं किया। मैं बहुत दिनों का मेहमान नहीं हूं, इसलिए मैं एक दिन हंस से सारी बातें बताऊंगी। तुम लोग डॉक्टर अभिलाष और सोनाली से कुछ मत कहना। हंस अब कॉलेज में पढ़ता है, बड़ा हो गया है, मेरी बात अवश्य समझेगा। तब्बू ने कहा, देखना अम्मी भला करने जाओगी और कुछ बुरा ना हो जाए, मुझे बहुत डर लगता है। हंस बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, पता नहीं किसके जैसा हुआ है। माहौल को हल्का बनाते हुए कुमार ने कहा, मेरा बेटा मेरे जैसे हुआ और किसके जैसे हुआ? अच्छा तो तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो इसलिए इतने साल मुझसे दूर रहे। मुझे पता है तुम बहुत ही सख्त दिल के हो। तब्बू तुमने मुझे अभी तक यही समझा क्या? मुमताज बानो ने कहा, कुमार रियली सॉफ्ट हार्टेड है। जब मुझसे मिलने आए थे मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की और बहुत रोए भी थे। उनका
वह चेहरा मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ। कभी कभी सपने में ही मैं डर के मारे उठ करके बैठ जाती हूँ, फिर बैठ करके रोती हूँ, तब जा करके दिल हल्का होता है। हंस बिल्कुल कुमार जैसा ही है, देखने में भी और दिल से भी है। मैंने कुमार को गलत समझा, मुझ पर शोहरत का नशा छाया हुआ था। मुमताज बानो ने एक लंबी सांस छोड़ी। रहने दो अम्मी पुराने बातें, जो बीत गई सो बात गई। हम अभी भी हंस के करीब हैं, यही क्या कम है। कुमार ने कहा, अभी तो आपकी गोद में आपकी नवासी आने वाली है, बिल्कुल आपके जैसी खूबसूरत होगी। खूबसूरती की बात सुनकर के मुमताज बानो थोड़ी शर्मा गई। अम्मी को शर्माते हुए देख करके तबस्सुम ने कहा, कुमार तुमने अम्मी को यंग एज में नहीं देखा। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी, अम्मी जब डांस के लिए तैयार होती थी बेहद खूबसूरत लगती थी, काफी कुछ मधुबाला जैसी। मैं तो अम्मी को देखती रह जाती थी। एक बार अम्मी ने मधुबाला के उस गाने पर जब प्यार किया तो डरना क्या डांस किया था, तब मैं 8 साल की थी। अम्मी ने बिल्कुल वैसे ही ड्रेस पहनी थी जैसी मधुबाला ने पहनी थी। नाचते हुए अम्मी बिल्कुल मधुबाला सी लग रही थी। एक लंबी सांस छोड़ करके मुमताज बानो ने कहा, मेरी खूबसूरती ही मेरी मुसीबत बन गई थी। तब्बू मुझे क्या पता था तुम्हारे पापा मेरी खूबसूरती के लिए मुझसे शादी करना चाहते हैं। जिस खूबसूरती के लिए मुझसे शादी की वही खूबसूरती बाद में मेरे लिए मुसीबत बन गई। खैर जाने दो, जिंदगी गुजर गई, उन बातों को याद करके अब क्या मिलेगा। कुमार ने कहा, उनके बारे में कुछ पता है क्या आपको? ज्यादा कुछ पता नहीं है, इतना पता है कि जिंदा हैं मगर बीमार रहते हैं। अभी आपसे मिलने की कोशिश नहीं की। जब उसने हम दोनों को भुला दिया तो मैं क्यों मिलने जाऊं। मुझे तो दुख इस बात का है कि उसने अपनी बेटी तक को भुला दिया। इतनी खूबसूरत बेटी, बिल्कुल गुड़िया सी लगती थी बचपन में मेरी तब्बू। जिस इंसान में इतनी इंसानियत ही नहीं कि उसके पास क्यों जाना। अम्मी को दुखी देख करके तबस्सुम ने कहा, अब छोड़ो सब बातें। डॉक्टर ने कहा है मुझे हमेशा खुश रहना है। मैं वह सब बातें याद करके दुखी नहीं हो सकती। मेरे लिए वह सब बातें अब मायने नहीं रखती हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने तब्बू। बोलो तुम लोग क्या खाओगे? हम तो घर जा करके ही लंच करेंगे अम्मी। मम्मी पापा हमारे लिए इंतजार करेंगे। उनसे कह करके आए हैं कि अभी 1-2 घंटे में वापस आएंगे। तुम्हें जब भी कुछ खाने का मन हो तब्बू बेटा मुझे फोन कर दिया करना, मैं बना करके तुम्हारे ड्राइवर अंकल के हाथों भिजवा दूंगी। इस समय अम्मी के हाथ की बनी चीजें खाने का मन होता है। मुझे भी बहुत होता था मगर मेरे नसीब में नहीं था। मगर तुम तो खा सकती हो मेरे हाथ की बनी मनपसंद डिश। मुझे मालूम है तुम्हें मेरे हाथ की बनी मटन बिरयानी बहुत पसंद है। आज मैं तुम लोगों को रोकूंगी नहीं, मगर कल मैं बना करके तुम्हारे ड्राइवर अंकल के हाथों भिजवा दूंगी। मगर अम्मी कुमार के घर में तो नॉन वेज नहीं चलता है। कुमार खाते हैं मगर मम्मी पापा नहीं खाते हैं। ठीक है, फिर एक काम करना, जिस दिन खाने का मन हो मुझे सुबह बता देना, मैं बना करके रखूंगी। तुम दोपहर को आ करके खा करके जाना। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्यों कुमार, तब्बू खा सकती है ना? इसमें पूछने वाली कोई बात है ही नहीं आंटी। बिल्कुल खा सकती है। उसको जब जो मन करेगा उसके आपके हाथों की बनी चीजें खाने का आ करके खा करके जाया करेगी। मैं ले आऊंगा या फिर ड्राइवर के साथ आ जाएगी। ठीक है अम्मी, अब हम चलते हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखना, फिर आएंगे मिलने के लिए। अच्छा बेटा तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना। वैसे तो तुम्हारा ध्यान रखने वाले बहुत लोग हैं उस घर में, फिर भी माँ का मन है इसलिए मुंह से बात निकल जाती है। आप चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। जब मैं एकेडमिक जाऊंगी तब कभी कभी आप भी आया करो, आपका मन भी बहल जाएगा। ठीक है बेटा, मैं जरूर आऊंगी, मेरा भी मन करता है। अब तक की बात और थी, लेकिन अब तो मैं आ ही सकती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। कुमार भार्गव और तबस्सुम ने मुस्कुरा करके हाथ हिलाते हुए बाहर निकले तो मुमताज बानो भी उनके साथ गेट तक आई। वर्षों बाद आज माँ बेटी के बीच में जो एक नफरत की दीवार बनी हुई थी वह टूट गई। एक नए मेहमान के आने की खुशी में कुमार और तबस्सुम चले गए तो मुमताज बानो घर की ओर आते आते गुनगुनाने लगी, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के ये बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको जिए दिल की उड़ान को, दिल ओ चला। मित्रों,
कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 10 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।